के प्रांगण में प्रोग्राम चल रहा है। हम आभारी हैं संस्थापक श्याम नारायण सिंह जी का, जो उनको एक मौका दिए कि आप लोगों से यहाँ आके उपस्थित होकर कुछ हेल्थ के बारे में जानकारी दें। और हमारे बीच में राकेश पांडे जी एक इंजीनियर हैं और ये साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपको मानसिक संबंधी जो भी परेशानियां हैं उसके बारे में कुछ निदान बताएंगे। उसके पहले हमारा उद्देश्य यही है, आप लोगों को चुना गया है कि आप लोग अगर कुछ सीख लेते हैं हम लोगों से, तो एक परिवार में जितने लोग रहते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आप लोग यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सीख के जाएंगे कि जाके उसका घर पे अच्छा सा पालन करेंगे। तो हम लोग का मकसद जो है वो पूरा होगा, क्योंकि हम एक होम्योपैथ चिकित्सक हैं और डॉक्टर राजेश तिवारी यहीं आप लोगों के सामने ही रहते हैं। और हमने भी आप लोगों के तरह से ही, आप लोग जैसे कुछ लोग सर्व करते होंगे कि नीचे बैठना पड़ रहा है, तो हम भी टाट के पट्टी पे बैठते हैं। प्राइमरी स्कूल में हमारे गांव में पाही गांव जो है वहीं स्कूल में ही पढ़े हैं। तो पहले बोरा लेके जाना पड़ता था, बोरा लेके बाद और 3 क्लास से जब ऊपर जाते थे तो वो पट्टी मिलती थी। लोअर क्लास को अपना बोरा ला के अपना बैठना पड़ता था। फिर MP स्कूल में हम इंटरमीडिएट 8 पास तक 8 तक को वहाँ पढ़ाई की है, मिलो में जूनियर हाई स्कूल जो है। फिर हाई स्कूल MP से किए, तो यहाँ साइंस नहीं थी तो हम अजमतगढ़ इंटरमीडिएट किए। फिर इसके बाद वहाँ से भी कभी कभी ऐसा भी होता था कि नदी में पानी आ जाता था, तो पैदल ही हम लोग 7 किलोमीटर जाते थे। फिर सिवली कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ BSc कर रहे थे। इसके बाद हमारा कलकत्ता में हो गया, तो हमने वहाँ से BHMS किया, MD किया। अभी गवर्नमेंट कॉलेज में हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो इतना लंबी संघर्ष करने के बाद ये चीज़ हासिल हुई। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी अपना आकलन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग लगन से मेहनत से काम करेंगे तो एक दिन इसी में से कोई न कोई कामयाब होगा ही। और बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत कम सुविधा में आगे निकल गए। अब बहुत लोगों को सारी सुविधा मिली लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, और जो हेल्थ एजुकेशन है, जैसे आप लोगों को जो एजुकेशन दी जा रही है, और उसमें भी बहुत घाल-मेल है। अभी गवर्नमेंट इस पॉलिसी पे है कि एक हेल्थ जो है, एक हेल्थ होना चाहिए। और उसी तरह से एजुकेशन में भी आप लोग देख रहे हैं सबका सिलेबस एक किया जा रहा है, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। वैसे एक आदमी जब बीमार होता है तो चाहता है कि जल्दी स्वस्थ हो, तो उसके पास ऑप्शन आता है कि हम करें क्या। तो कोई कहता है कि अंग्रेजी खाइए, कोई कहता है एलोपैथी खाइए, कोई कहता है होम्योपैथी खाइए, कोई झाड़ फूक के पास जाता है। तो आप लोगों में से सारे लोग जो बीमार पड़ते होंगे यही करते होंगे, होता है ऐसा ना? तो होना क्या चाहिए? बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं कि जो अपने यहाँ पहले काउंसलर रखी है, डॉक्टर बैठेगा और देखेगा कि किस ब्रांच की बीमारी है, उस ब्रांच को दे देता है कि आप उसको ट्रीट करिए।
हमारे यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। गवर्नमेंट को ज़्यादा एलोपैथी से पैसा मिलता है। एक हॉस्पिटल में मरीज गया, बीमार पड़ा, तो जो दिया उसका टैक्स गवर्नमेंट पा जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है जैसे कि सबको एक कमेटी बनाया जाए। आयुष के जो चिकित्सक हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रही है, एक रिसर्च कमेटी बन रही है। इसके बाद एलोपैथ में भी कुछ अधिकार जो है उनका छीन रही है, कुछ हम लोगों को बांट रही है। तो हम तो चाहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक ब्रांच है, आप लोगों ने नाम सुना है नेचुरोपैथी, सुना है कोई? जिसमें सिर्फ आपका खाना पीना के बारे में बताया जाता है, आपकी डाइट के ऊपर ही आपका इलाज होता है। इसके बाद होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है। होम्योपैथ में यही आयुर्वेदिक की दवाओं को रिसर्च करके उसको डाइल्यूट करके उसकी पोटेंसी बढ़ा के और उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे आपने सुना होगा, बम का नाम सुना होगा, पोटास मेंसिल यूज होता है। अब उसके बाद एटम बम बनाया जाता है, उसी मॉलिक्यूल को और डाइल्यूट करके एटम बन जाता है। फिर हाइड्रोजन बम बन गया है, उसी मटेरियल वही रहेगा लेकिन उसको डाइल्यूट करके उसकी क्षमता बढ़ा दी जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो आयुर्वेद से ही, आयुर्वेद 4000 साल पुरानी है और उसके बाद ही सब आई हैं। यूनानी दवाएं 2000 साल पुरानी हैं। अब वही चेंजिंग करके वो अपने हिसाब से उसको यूनानी नाम दे दिए। यूनान में रिसर्च हुआ। फिर जो है होम्योपैथी 250 साल पहले आई। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वो भी एलोपैथ के डॉक्टर थे, हेनेमन। उन्होंने उसको रिसर्च करके और डाइल्यूशन का सिद्धांत लाया, तो इससे इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो आप देखते होंगे कि जहाँ यूनानी वाले, आयुर्वेदिक वाले, नेचुरोपैथी वाले अंग्रेजी की मदद लिए बिना आराम नहीं दे पाते हैं और होम्योपैथी अकेले आराम दे देती है। तो अब जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको चॉइस ये होना चाहिए कि हमारे आसपास जो दवाएं हैं, जैसे खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदा करती हैं, उसका इस्तेमाल करें। उससे ना ठीक हो तो फिर जो है आप आगे जाएं तो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, इसमें चूज करें। और अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल बहुत मजबूरी में जाना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा कि कोरोना के केस में तमाम मौतें हो गई हैं। ज़्यादा मौतें उन लोगों की हुई है जो यहाँ 8-10 डॉक्टर आजमगढ़ में मर गए। आपके मुबारकपुर में एक डॉक्टर लारी रहते थे यहाँ थाने के पास में, एक डॉक्टर वीरेंद्र यादव थे, यहीं बोली मोड़ पे रहते थे। आजमगढ़ में बड़े बड़े डॉक्टर MD MS, एक सर्जन मर गए जो 48 साल की उम्र थे। तो अभी रिसर्च करके यही आ रहा है कि आयुष का, जैसे मोदी जी ने कहा, काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए, हल्दी का इस्तेमाल करिए। तो ये सब चीज़ों का, धूप में बैठिए, एक्सरसाइज करिए, तो ये सबसे देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। और जिनकी लग्जरियस लाइफ है, जो धूप में नहीं बैठते, ओपन जगह पे नहीं बैठते, हमेशा AC में रहते हैं, सोते नहीं हैं टाइम से, रात भर इमरजेंसी देखते रहते हैं, 1-1 घंटे में जागते रहते हैं, खाने की भी उनकी टाइम ठीक नहीं है, ऐसे लोगों की डेथ हुई है। तो आप लोग देखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। अभी डाइट के बारे में जैसे हमने बताया ना कि शिक्षा कई तरह की होती है। एक पढ़ा होता है, जैसे आपका सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ते हैं और वही चीज़ सोचते हैं। एक अनपढ़ा होता है जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। एक कुपढ़ा होता है। कुपढ़ा क्या है कि उसको गलत पढ़ाया गया सिलेबस में भी। तो ऐसे ही हमारे देश का जो सिलेबस का, पूरे वर्ल्ड का जो सिलेबस है, वो एक तरह से कुपढ़ा हुआ है। अब आप अंग्रेजी 4 डॉक्टरों से पूछ लीजिए, 4 होम्योपैथ डॉक्टरों से पूछ लीजिए, 4 जो है यूनानी से पूछ लीजिए, 4 आयुर्वेदिक से पूछ लीजिए, तो पूछिए कि ये बीमारी है, क्या खाया पिया जाए, तो सारे लोग अलग अलग बताते हैं। जबकि पहले के लोग देखे होंगे कि 100 साल जीते थे। अभी ये जो मॉडर्न मेडिसिन आई है, इसमें उम्र सबकी घटती जा रही है। डॉक्टर की तो और घट जा रही है। केरला में एक रिसर्च हुआ कि वहाँ 62 साल है और एवरेज हम लोग क्या जो है 68 साल है। जापान वाले जो है 94 साल जीते हैं। तो देखा गया है कि यहीं भी जो है
एक पाकिस्तान में एरिया है जहाँ एवरेज जो है 130 साल लोग जीते हैं। तो देखा गया कि उनकी डाइट जो है वो है कि जो कोई केमिकल नहीं है, वहाँ इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं है, और उनका खाना पीना जो है टाइमली होता है। जो बाहर से जो चीज़ें केमिकल हम लोग ले रहे हैं पेस्टिसाइड के रूप में, वो सब चीज़ें वो नहीं खाते हैं। अनाज भी उनका जो अभी जीन मॉडिफाइड करके तमाम जो है चेंजेस ला दे रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट कम हो जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि बैगन एक छोटा आता है, एक इतना बड़ा आता है, तो ये जेनेटिक मॉडिफाई करके जो है लाया गया है। तो इसमें होता क्या है कि आप बल्क में तो खा रहे हैं लेकिन आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। तो हम जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा कि आपकी एक दिनचर्या हम बताने जा रहे हैं कि उसका आपको इस्तेमाल करना है। आप सारे लोग स्कूल कितने बजे आना है? 9 बजे। सुबह कितने लोग जल्दी उठ जाते हैं? कितने बजे उठते हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नींद ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बॉडी में, तो उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती है। तो करीब 22 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा इस तरह से उठता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद जो है कम होती जाती है। जब पूरा बॉडी में डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे महिलाओं में 19 साल में और पुरुष में 21 साल में, इसके बाद जो है उतना नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विद्यार्थी की नींद तो ऐसी होनी जैसे कुत्ते जैसे कम होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत कम होनी चाहिए। डाइट भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना हो। तो ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, नींद ज़्यादा आपको आएगी, और जो डाइजेस्ट होता है उसी से आपको पोषकता मिलती है। तो आप ज़्यादा खा लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं। आप घर में देखेंगे कि हर घर में अगर 6 लोग हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, सोते भी बहुत ज़्यादा हैं, काम भी बहुत नहीं करते, और बॉडी उनकी वैसे ही दुबली की दुबली है। तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। उसका अगर 10% भी आप फॉलो करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक तो हमने पहले बताया है कि ओपन एरिया में रहना है, खुली जगह पे रहना चाहिए, ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा लेवल रहती है। धूप का लेना बहुत ज़रूरत है। धूप से कौन विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। तो 1 घंटे की धूप आप लोगों को ज़रूरत है। खाने के लिए, भोजन के लिए जितना बॉडी वेट है, आप लोगों का एवरेज बॉडी वेट कितना होगा? 40? पता है किसका वेट कितना है? कितना है? 40? 35? तो जितना इंच हाइट है तो उस हिसाब से वेट होना चाहिए। जैसे आपकी 4 फुट हाइट है तो 48 किलो वेट होना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि 40 किलो से कोई 4 फीट से कोई नीचे तो नहीं होगा, कम लोग होंगे। ठीक है, तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट 35 नहीं 40 होना चाहिए। सारे लोग अंडर वेट हैं। सबकी अगर खून की जांच कराया जाए, जहां हीमोग्लोबिन 11.5 से ऊपर होना चाहिए महिलाओं में, पुरुष में 12.5 से ऊपर होना चाहिए, सारे लोग खून की कमी पाई जाएगी। इसमें कम से कम 60% खून की कमी पाई जाएगी। होता क्या है कि बॉडी में डेवलपमेंट अब जो ऑक्सीजन कैरी करती है हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है। तो आपको पूरे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो फिर आपके अंदर जो है थकान आएगी, महसूस करेंगे। जो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा। तो आप लोगों को 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। ठीक है, खाना जितना जल्दी खा लें, खाना जितना दिन डूबने के बाद जो है 7-8 के बीच में खाना ले लेना चाहिए। खाने में क्या खाना चाहिए? जितना खाना चाहिए, जैसे आपका 40 किलो वेट है तो 400 ग्राम जो है आपको ये फल फ्रूट से लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद 200 ग्राम सलाद खा के तब खाना खाएं। खाना में कोई जितना कैलोरी आपको ज़रूरत है उसी के हिसाब से लेना चाहिए। जितना आप काम करते हैं उसी हिसाब से लेना चाहिए।
तो आप लोग मेहनत का काम तो करते नहीं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, तो एक मजदूर इतना डाइट आपको नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह का सलाद में 3-4 तरह का सलाद ले लेते हैं और चाहे खाने में 3-4 तरह का फल ले लेते हैं और अंकुरित अनाज ले सकते हैं 3-4 तरह का। कौन कौन सा अंकुरित अनाज लिया जा सकता है? क्या क्या खा सकते हैं आप लोग? चना अभी मोदी जी ने बहुत भिजवाया घर में आप लोगों को, और भिगा के बहुत लोगों को चना अच्छा नहीं लगता, भून के खाना चाहते हैं, है ना? तो चना के साथ अगर मूंगफली दोनों चीज़ अगर कर लें, चाहे उसमें मेथी है, चाहे खड़ा मूंग खाया जाता है उसको, चाहे सोयाबीन है, चाहे बहुत पैसे वाले लोग हैं तो बादाम है, इस तरह से अगर कच्ची चीज़ें आप खाते हैं तो सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो उसको खाना चाहिए। आज जब पका दिया जाता है ना तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे चना अगर भिगा के खाते हैं फिर अंकुरित अगर करके खाते हैं तो उसमें कुछ और न्यूट्रिएंट ऊपर से जुड़ जाते हैं, तो पोषकता तब मिलेगी कि जब क्वालिटी आपकी ठीक होगी। ठीक है, तो आपको कुछ अंकुरित अनाज लेना चाहिए, कुछ फल मिल जाए जो भी सस्ता है, अभी कीनू है, संतरा है, ये सब सस्ता मिल रहा है। जो सीजन का फल है वही खाना चाहिए। कश्मीर का सेब खाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कोल्ड स्टोरेज में उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, अभी सीजन नहीं है ये, लेकिन मिल रहा है तो वही रख के मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट उसमें कम हो जाती हैं, तो पोषकता उतना नहीं मिलती। फिर आपको शाम वाला खाना हमने बताया है कि बहुत जल्दी खा लेना है। तो शाम क्यों जल्दी खा लेना है? खाना जब खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं तो उसको पचाने में ज़्यादा मदद मिलती है बॉडी को। अगर खाने के साथ पानी पी लिया और तुरंत जाके सो गए तो डाइजेशन आपका ठीक से नहीं होता है। और पानी कितना पीना है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। जितना बॉडी वेट है उसका 10%, मान लीजिए आपका 40 है तो उसमें से -2 कर दीजिए, तो 2 लीटर पानी पीना ही पीना है आप लोगों को। गर्मी है तो उससे ज़्यादा पीना है, ठंडा है तो उससे थोड़ा कम भी पीना है। कितने लोग 2 लीटर पानी पीते होंगे? गिलास से नापा है आप लोगों ने? तो अगर ठीक से पानी नहीं पिएंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही। पानी भी कौन सा पीना है? सबसे बढ़िया पानी जो है एक तरह से पहाड़ों पे जो फवारा है, जो झरना है, उसका पानी अच्छा होता है। फिर जो आसमान से पानी गिरता है वो पानी अच्छा होता है, उसको स्टोर करके अगर पिया जाए, कुएँ का पानी पिया जाए। सभी लोग आरओ का, ज़्यादा लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। आरओ के पानी में ये है कि जो न्यूट्रिएंट है वो भी फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, और जो उसमें पॉइजनिंग है उसको, उसकी क्षमता नहीं है कि उसको निकाल पाए, जैसे आर्सेनिक है, क्लोराइड है, इस सबको निकाल नहीं पाता है। तो अच्छा ये है कि पानी बॉयल करके आप लोग घर का ही पानी जो है, और डीप ट्यूबवेल का पानी पिए। ये जो छोटी वाली हैंड पाइप है ना वो 40-45 फीट पानी देती है, तो सारे पानी यही जो चारों तरफ केमिकल वाले पानी, जो रंगैया वाला पानी है और जो नापदान का पानी है, वही चारों तरफ इकट्ठा है। जितने यहाँ खजुआ है, चाहे बगल में जो तालाब है, तो वही पानी फिल्टर होके चला जाता है। और बाहर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, जो गाँव में तमाम पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, वो भी चला जाता है। तो आप लोग पानी पिएंगे जो इंडिया मार्क का हैंड पंप है वो भी, लेकिन उसको भी लोग चोरी करते हैं। उसकी बोरिंग जो है 140-45-50 फीट है, 180 फीट होनी चाहिए, उसमें 120 फीट तक कम से कम पाइप डालना चाहिए। लेकिन ठेकेदार जो है 40-45 फीट डाल के और 60 फीट का स्टेटा दिखा के लेके चला जाता है। तो जहाँ का पानी बहुत अच्छा हो, इसका उदाहरण हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बार बाढ़ आई हुई थी और हमारे क्लिनिक में वहाँ कटरे में बैठते थे, 14 साल से तो हम यहाँ हैं, तो वहाँ पानी भर गया था। तो उस समय हम लोग कैंप लगाए थे। तो मुबारकपुर में उस समय जो ये प्रचलन नहीं था कि बोतल का पानी पिएगा कोई, तो बोतल यहाँ बिकता ही नहीं था बोतल का पानी। तो बाहर से जो डॉक्टर आए थे वो चाहते थे कि ये पानी तो पोल्यूटेड है, ये पानी हम पिएंगे नहीं, तो बोतल कहीं मिला नहीं। तो फिर हमने मुबारकपुर में सारे जो इंडिया मार्क का हैंड पाइप है सबका पानी मंगवाया, तो सारा पानी जो है वही नदी वाला पानी उसमें मिक्स था।
सिर्फ एक बॉलीवुड की मशीन थी, उसका पानी मिक्स नहीं था, ऊंचाई पे थी, ट्यूबवेल बोरिंग नहीं थी। तो ये जो आप इंडिया मार का भी पानी पी रहे हैं ना, तो वो भी पॉल्यूटेड है। तो जो भी पानी पी रहे हैं घर का भी ट्यूबवेल का, उसको आप फिल्टर गर्म करके फिर उसको छान के इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर है। तो आप हमने जो भी बताया इतना चीज़ कर लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे तो पहले आपको घर में हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, सूंठ है, ये सब का काढ़ा इस्तेमाल करके पीना है। उससे सर्दी या खांसी जुकाम बुखार बोलना भी नहीं आएगा। फिर लंबी लंबी सांस लेना है। जैसे आप लोग बैठे हैं, थकान आ रही है तो डीप ब्रीदिंग लेना है, 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ा है। ऐसे 5 मिनट आप कर लें, देखेंगे आपको जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मुँह धो लें, थोड़ा पानी पी लें और 5 मिनट करें, देखिए आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और रात वाला खाना कम खाना है। आप अगर 6 रोटी दोपहर तक खाते हैं, सुबह तक दोपहर तक खाते हैं, तो इसके बाद शाम का खाना 3 ही रोटी खाना है, भूख से कम खाना है। फिर 1 घंटे बाद पानी पीना, फिर सोने जाना है। पानी हमने बता दिया कि जैसे बॉडी वेट का 10% -2 इतना पानी पीना है। ये सब चीज़ करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और अंग्रेजी दवाओं का इतना सारा साइड इफेक्ट आ रहा है कि जो भी उसके चक्कर में पड़ रहा है वो बार बार बीमार पड़ रहा है। आप ईमानदारी से घर में देख लीजिए कि जो हमेशा कुछ होता है, घर पे कुछ मंगा खाते हैं और ये कुछ हो गया, पेट खराब हो गया तो तुरंत वो खुराक दवा खाते हैं, वही ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और जो लोग 1-2 दिन तक अगर डाइट जो बताएं होंगे डाइट कर लेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम कभी और मौका मिलेगा तो आप लोगों को और करेंगे। अभी हमारे वक्ता राकेश पांडे जी होंगे जो आपको इस सब के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मौका दिया। धन्यवाद। आराम से बैठो। जो लोग ऐसे बैठे हैं ना, बस उनके पैरों में ज़्यादा दर्द होगा ना। तो आप, मैं जो बोलने जाऊंगा ना वो आप सुन नहीं पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं नहीं बताने जा रहा हूँ वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो है इस दुनिया में। आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सुना होगा, कहीं ना कहीं बुक में पढ़ा होगा, और आपके घरों में आमतौर पे लोग इसके बारे में बात करते होंगे। लेकिन हो सकता है जिस नज़रिए से मैं बताऊँ उस नज़रिए से कभी आपने इसको सोचा ना हो। तो मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए सबसे पहले तो राजेश तिवारी सर कि जो डॉक्टर हैं, MD हैं और आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो आप ताली बजा दीजिए। थैंक यू बच्चों। और आपके प्रबंधक राजेश सर के लिए ताली बजा दीजिए प्लीज। आपका नाम, सर का नाम राजेंद्र है। और आपके यहाँ पे आपके बीच प्रधान जी आए हैं, इनके लिए भी आप लोग प्लीज ताली बजाएं। स्वामी सर अपना कीमती समय आप लोगों के बीच में आए हैं ये देखने के लिए कि वो बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं ताकि वो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने साथ लेके जाएं और अपने गांव में इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपके लीडर हैं, तो कम से कम इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। थैंक यू बच्चों। और स्पेशली आपके टीचर्स के लिए जो अपना कीमती समय क्लास छोड़ के आप लोगों के साथ यहाँ वेरी गुड। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिनके कपड़े थोड़े से अच्छे मजबूत हैं, जीन्स वाले, वो लोग आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं, या मैं भी बैठ जाऊँ वैसे बैठ के बोलो तो बैठ जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप बैठोगे नहीं ना तो इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बैठते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी जो है ना वो सीधी रखें। राइट, अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधे रख के बैठना सीखेंगे और आलती पालती मारने का अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई आलती पालती मार सकता है, लेकिन अगर आप औसतम इंसान हो तो आप बैठ सकते हो। अगर आलती पालती मार के बैठेंगे तो बहुत अच्छी सी बात है कि आप कुछ भी क्रिया करोगे वो पूरा ऑब्जर्व करोगे। ठीक है दोस्तों, तो बैठ जाओ फिर। यस बोलने से नहीं है, बैठना नहीं है। और लड़कियां भी अगर बैठ जाए
क्योंकि ये सेशन आपका कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे चलने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग पहले अपने लिए ताली बजा लो। थैंक यू मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसका मतलब आप लोग इंटरेस्टेड हो। यह सेशन मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आप लोगों का एक कंसर्न चाहता हूं। किसी को वीडियोग्राफी या फोटो से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। तो जैसा आप लोग इस बैनर में पढ़ पा रहे हो कि नहीं? नहीं पढ़ पा रहे हो? आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये प्रोग्राम का नाम है किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। और मैं मानता हूं आप सभी औसत बच्चे हो और सभी के सभी एडोलसेंट हो, राइट? तो कोई मुझे बताएं किशोर अवस्था की एज क्या होती है? कोई आइडिया? 13 साल से 19 साल। बोली नंबर 1, ताली बजाओ। इसलिए क्योंकि उन्होंने कोशिश की। और कोई? वेरी गुड, वेरी नियर। और कोई? बोलिए बेटा। 12 से 18, थोड़ा और नियर। ताली बजाए इनके लिए भी। और कोई? चलिए मैं बताता हूँ, आप कोशिश करेंगे? बोलने वाले जी आप? बोलो बोलो, मुझसे बोलो। कोई आपको फेल पास नहीं, कोई जजमेंटल नहीं है, कोई यहाँ पे आपको जज नहीं करेगा। मेरा कोई, बोलिए बेटा। 12 से 20। ताली बजाए इनके लिए। जब आपको मौका मिले कोशिश करने का तो जरूर कोशिश करें, लेकिन सही चीजों पे, गलत चीजों पे नहीं, है ना? क्योंकि इस उम्र में गलत चीज बहुत जल्दी अच्छा लगता है। गलत खाना, गलत पिक्चर देखना, गलत कपड़े पहनना, है ना, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। ये उम्र ही ऐसी है, इसमें आपकी दोस्त नहीं है। ये गलती इस उम्र में होती है, लेकिन इस उम्र में अगर हम कोई चीज़ सुधार लें तो जिंदगी भर बनी रहती है। तो मैं आता हूँ किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की जो उम्र है वो 9 से लेके 18 है। कहीं पे 10 से 19 या 9 से 18 रहता है। ये साधारण हर इंसान में होता है, औसतम लोगों में, ठीक है? अगर इसके बियॉन्ड कभी कभी ये 22 और 24 तक भी जाता है। ये अवस्था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़िंदगी में मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, किस तरीके का मैं सोच बनाता हूँ, समझिए? एक सोच होती है। आप सभी लोग यहाँ पे एक अलग अलग परसेप्शन रखते हो। एक पहले से सोची हुई विचार है कि जैसे मैं यहाँ पे कैसा दिख रहा हूँ। एक आप लोगों ने धारणा बना रखी है, अपनी एक कल्पना बना रखी है। तो यही वो उम्र है जहाँ पे हम आदतें, अपना भविष्य, अपने आचार और विचार पैदा करते हैं और इसी का अभ्यास करके हम बड़े होते हैं। ऐसा है। इस अवस्था में जब आपका शारीरिक रूप से बदलाव हो रहा होता है, यानी आपका हाइट बढ़ता है, राइट? अचानक कपड़े बड़े हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं? छोटे से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। वेरी गुड। और क्या होता है, कपड़े भी छोटे हो रहे हैं ना, तो आपकी सोच भी बदल रही है। आप लोग जिस लोगों से बातचीत करते हो उनसे बातचीत का व्यवहार भी, सामाजिक रूप से भी आपका बदलाव हो रहा है। अब आपका सोचने का जो नजरिया है वो बहुत उन्नत हो चुका है। अब आप पहले से अपनी कल्पना कर सकते हो। जो छोटे बच्चे होते थे, जब आप छोटे थे तो क्या आप पहले से कोई विचार रख पाते थे? आप पहले से विचार बना लेते हो, कई चीजों का चित्रण कर लेते हो। आप दिन में बैठे बैठे सपने भी देख सकते हो बिना आंखें बंद किए। आप एक काल्पनिक दुनिया में रह सकते हो। ये उम्र ऐसी है। होती है? नहीं होती है? कोई यहाँ पे बैठे बैठे सपने देख रहा होगा। ठीक है ना, होता है ना ऐसा? वेरी गुड। और कई लोग तो मूवी देखने का बड़े पैशनेट रहते हैं, खाने का भी बहुत मन करता है। हाँ, चाट पकौड़ी फुल्की, चलो यहाँ तक है मुड़वा पे चाट वाला थोड़ा हेल्दी बोल रही होता है। 1 रुपया है तो कितना फुल्की देवा, 2 फुल्की। लड़कों का भी ऐसे ही शौक होता है, सेम चीज लड़कियों का भी होता है। तो जो लड़कों का औसतम विकास है, अगर उनकी तुलना में लड़कियों का देखा जाए तो लड़कियां 1-2 साल पहले ही उनका विकास क्रम बढ़ जाता है, मतलब वो किशोर अवस्था में जल्दी आ जाती है। तो इस वक्त आप अपनी सोच बना रहे हो। तो क्या बना रहे हो? और आपको भविष्य में क्या बनना है इसके बारे में भी आप सोचते हो कि नहीं? क्या ये सोचते हो कि शादी करेंगे, बच्चे होंगे? तो नहीं ना? अरे लड़कियों ने सबसे पहले जवाब दिया, लड़कों ने तो नहीं किया, नहीं ना? लेकिन कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अब आप ऐसी अवस्था में हैं जो बालपन से आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप अभी तक अडल्ट नहीं हुए हो।
शरीर से तो आप विकास कर गए हो, आपकी हाइट बढ़ गई, मूछें आने लगी हैं, शरीर में बाल आ गए हैं, आप बड़ों की कॉपी कर रहे हो, बड़ों जैसे कपड़े पहन रहे हो, राइट। जैसे बड़े होते हैं ना, उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। लड़के तो अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ऐसा ही लड़कियों में भी होता है। अब आपको आपके दोस्त बनते हैं, उसमें एक ही अच्छा दोस्त होता है या दो दोस्त होता है, लेकिन आपको ग्रुप में रहना पसंद होता है? किशोर अवस्था में ऐसा ही होता है। इसके साथ में आप लोगों को फिल्में देखना, रंगीन चीज़ों के बारे में जानना, और जो अपोजिट जेंडर होता है वो आपको इस वक्त पसंद आ रहा होता है, ठीक है। कई बार ये विकास क्रम यहीं रुक जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक लड़का लड़के को पसंद करने लगता है, लड़की लड़की को पसंद करने लगता है। यहीं पे आके हमारा विकास और ऐसी सोच होती है। तो जो फिल्मों में दिखाता है सेम जेंडर का जो इशू चल रहा है, वो हार्मोनल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, राइट। इस समय आपको सलाह देने वाला जो व्यक्ति है, जो आपका दोस्त है, वो बहुत अच्छा है, वो आपको सलाह देगा। आपके अपने व्यक्तिगत तनाव है सबके पास, हर कोई स्ट्रेस से ग्रस्त है। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबका अपना व्यक्तिगत तनाव है ना। यहाँ पे जो भी बच्चा बैठा है किसी के पास तनाव नहीं है, बताओ? सबके पास एग्जाम का टेंशन है, फीस का टेंशन है, घर का टेंशन है, सड़क पे टेंशन है, कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई लड़की छेड़ रही है ना परेशानी? क्यों? तो इस तनाव के बीच में क्यों का जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, लेकिन ऐसे तनाव आ जाते हैं तो हम गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। क्या करते हैं? और इस उम्र में अपनाए हुए गलत रास्ते हमें कहाँ जाके छोड़ेगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे शारीरिक रूप से बदलाव हो रहा हो, चाहे मानसिक रूप से बदलाव हो रहा हो, या हमारे सामाजिक रूप से बदलाव हो रहा हो, ये सब इस अवस्था में पहली बार हो रहा होता है, और आपके लिए ये पहला तजुर्बा है। क्या है? फिर इसके बाद क्या होता है, आप जब परेशानियों में फंसते हो तो क्या करते हो? सलाह लेते हो या अपने दोस्तों से जानने की कोशिश करते हो, राइट। तो ये किशोर अवस्था में होने वाली कॉमन बीमारियां हैं। इसे बीमारी नहीं कहेंगे, ये स्वाभाविक है, क्योंकि इसी परेशानियों के साथ आपके माँ बाप बड़े हुए हैं, वो इसी एज से निकले माँ बाप से बात करते हो कभी खुल के? वेरी गुड। तो माँ बाप भी इसी एज से निकले हैं, मैं भी उसी एज से निकला हूँ। यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं और आपके टीचर्स, वो भी इसी एज की परेशानी से निकले हैं, लेकिन उस समय हमको सलाह सही नहीं मिली, या फिर हो सकता है कि हमें सही उत्तर नहीं मिला, या उस समय ज्ञान का इतना भंडार नहीं था, या ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे जहाँ पे हमें ये नॉलेज मिल सके, और हम उस समय अगर सुधार कर लेते तो आज हमारी स्थिति अच्छी होती, या मैं कहता कि हम पहले से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहते और हम ये तय कर पाते कि हमें भविष्य में क्या बनना है, राइट। तो मेरी बात उन बच्चों से है जो यहाँ बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ लें, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये बात आप कल भी कर सकते हो, लेकिन कल मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, राइट। अगर आप इंटरनेट चलाने जानते हो तो बात अलग है, तो आपको यूट्यूब पे ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिकॉर्डिंग। आप जैसा व्यवहार करोगे आधी से ज़्यादा दुनिया यहाँ पे देखेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे, या फिर आप जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंच जाओगे और आप ये जानने की कोशिश करोगे कि मेरा बचपन कैसा दिखता था, मेरा स्कूल लाइफ कैसा दिखता था। कितने लोग ऐसे होंगे जो बचपन की चीज़ों को कोसते हैं? सभी लोग कोसते हो ना? वेरी गुड। तो ऐसी जब आपकी उम्र एक बार वहाँ पहुँच जाएगी, या जिंदगी के एक पड़ाव पे आ जाओगे, तो आप अपने बचपन को मिस करोगे। तब ये वीडियो देख लेना, ठीक है? देख लोगे? मेरे नाम से है, राकेश कुमार पांडे के नाम से। तो मैं अपना परिचय नहीं दे पाया अभी तक, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं आपके सामने एक भूमिका रख दूं कि किशोर अवस्था क्या चीज़ है और उसमें होने वाली परेशानी क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके पास में आया हूँ तो कोई ना कोई तो मुझे भेजा होगा, किसी ने मुझे प्रेरणा दी होगी कि आप लोगों से मिलूं, क्योंकि इतने ही सेशन के लिए बाहर बड़े शहरों में या विदेशों में लाखों रुपए लेते हैं, और वो उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं जो अच्छे घर से आते हैं, उनके पास अच्छे पैसे हैं। अच्छे घर का संबंध व्यवहार से नहीं है, पैसों से है मेरा। उनके पास सुविधाएं होती हैं, लेकिन आपकी तरह दृढ़ संकल्प नहीं होता उनके पास। क्या नहीं होता? क्योंकि आप लोग कितने बजे उठते हो? 4 बजे। घर का काम करते हो, साइकिल चला के यहाँ तक पहुँचते हो। लेकिन बड़े शहरों में लोग अच्छी तरह 10 बजे उठेंगे, 9 बजे। अगर वो 6 बजे भी उठेंगे तो उनको ब्रेकफास्ट, कपड़े प्रेस मिलते हैं।
यहाँ पे मैक्सिमम लोग अपना काम खुद करते हैं, राइट? तो आपसे ज्यादा दृढ़ संकल्प उनके पास नहीं है। जिन रिसोर्सेज के अभाव में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इतनी इच्छा शक्ति उनके पास नहीं है। सहमत हो इस बात से? आप लोग यहाँ कुछ बनने आए हो, अपना सुनहरा भविष्य तय करने आए हो। मैं केवल ये बताने आया हूँ कि वो रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन चलना किसको है? सुनना किसको है? तो जो इस वक्त मिस करेंगे वो क्या करेंगे? जो सो गए सो खो गए। अगर कोई यहाँ बैठे बैठे कल्पना कर रहा है और डे ड्रीमिंग कर रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? उसकी गलती नहीं है। अगर उसको पता चल जाए कि ये सब हार्मोन का खेल है, मैं दुखी हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, चिड़चिड़ाता हूँ, ये सब बॉडी केमिकल की वजह से है। किसकी वजह से? और उन केमिकल को कंट्रोल या उनको रोका जा सकता है? हाँ, नहीं, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको चैनलाइज किया जा सकता है, उसको एक सही एनर्जी में यूज किया जा सकता है, राइट? एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको चैनलाइज कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं। उसी एनर्जी को हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं, उसी एनर्जी को हम बिजली में यूज कर रहे हैं। चीज एक है, लेकिन यूज अलग है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इंस्पा उत्तर प्रदेश। ये जो है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जो कि विदेशों में अगर जाएंगे तो इंटरनेशनल होगा, लेकिन जब वो हमारे देश में आता है तो हमारे देश में कहलाता है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके, और ये उत्तर प्रदेश, इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र राजपूत सिंह। ये प्रोफेसर हैं, ये मेडिकल कॉलेज के, जिस कॉलेज में सर हैं उनके प्रिंसिपल हैं। उनकी प्रेरणा से ही मैं आपके बीच में आया हूँ। और ये कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी हैं, जो कि श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज है। कोई मुझे बताएं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है? कुछ आइडिया है किसी को? यहाँ पे 12वीं के कितने बच्चे हैं? एक। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं। ताली बजाओ इनके लिए। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और 11-12 के बच्चों को देखते थे तो डरते थे हम लोग, लेकिन आज का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली रहते हैं और हम लोग गाइड करते हैं कि वो जो जूनियर बच्चे हो आगे बढ़े, राइट? जो परेशानियां इन्होंने झेली है वो आपको हेल्प कर सकते हैं ना। सीखते हो कि नहीं सीखते हो? कितने लोग नोट्स मांगते हैं और सलाह मांगते हो, डिस्कस करते हो, मांगते हो? वेरी गुड। तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट की परीक्षा निकालनी पड़ती है। जो बच्चे वो निकालते हैं वो इस गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं और फिर पास होके क्या बनते हैं? डॉक्टर। क्या बनते हैं? वेरी गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे आजमगढ़ में एक संस्था है अनिका एजुकेशन हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट। इसको आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर यूट्यूब पे करोगे तो राकेश कुमार पांडे के नाम से करोगे, मेरे नाम से। मेरा प्रोफेशन है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। साथ में मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल कैटेगरी है, इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने अपनी मास्टर डिग्री की है। उसके बाद मास्टर इन साइकोलॉजी, मतलब कि मैंने मनोविज्ञान से मास्टर किया है। तो मेरा फील्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी है, लेकिन मैं इन दोनों को प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ आप जैसे बच्चों से मिलना और उनके भविष्य को लेकर आगाह करना, ताकि आपके साथ जो दिनचर्या रोज घंटे घंटे की परेशानी है उसको कैसे हैंडल करना है और उससे निकल के आगे कैसे जाना है, ये चीज़ मैं आपको हेल्प करता हूँ। लेकिन करना किसको है? किसको करना है? वेरी गुड। तो सुनना किसको है? वेरी गुड। तो मैंने छत पे लाने की आग्रह क्यों किया प्रधानाचार्य से? क्योंकि दिन की रोशनी में हम जो काम कर सकते हैं वो कितनी भी कृत्रिम रोशनी रहे उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आंखों को होता है दर्द और दिमाग जैसे देखता है, क्योंकि आंखों से देखेंगे दिमाग से सोचेंगे, तो रोशनी का बहुत फर्क पड़ता है सोचने और समझने पे। इसलिए मैंने आपको धूप में लेकर आया, ठीक है? तो आपका सबसे पहला सबक यही होता है कि आप अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो जो भी काम हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो, जो जिसके बिना, जो आपके बिना नहीं हो सकता, किसके बिना? हमारे बिना। जी, आप लोग भी है ना उसमें, तो बोलो ना। मेरे को लगा सिर्फ ये लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि आप निर्भर कर लड़कियों को बनना कि आपको भी बनना है? या पापा के घर से बहुत पैसे आ रहे हैं कि सुबह आते ही 2-3 करोड़ पकड़ा दिया, लो बेटा आज ऐश करके आओ, पर यहाँ आगे ऐसा तो नहीं है ना? वेरी गुड। तो आपको जो भी काम करना है जिसके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो, तो वो काम करने का पहली प्रायोरिटी किसकी बनती है? तो वो कोशिश करो दिन में करो। तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका? पढ़ाई है,
लड़ाई तो नहीं है ना? आज इसने मेरा मजाक बनाया, आज मूड पे मेरे को मारने का प्लान तो नहीं कर रहा? पक्का ना? कोई मेरी गाड़ी का शीशा तो नहीं तोड़ेगा? कोई स्क्रैच तो नहीं करने वाला ना मेरी गाड़ी पे? मत करना यार, बड़ी मुश्किल से एक ही गाड़ी बची है। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी है पढ़ाई। अब आपकी जो भी कहानी होगी वो उस पढ़ाई के इर्द गिर्द होगी, जितनी भी परेशानी होगी उसके इर्द गिर्द होगी। तो जो पढ़ाई मुझे करनी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दिन की रोशनी में ही खत्म करेंगे। मैं ये टेक्निक भी बताऊंगा कि अच्छी रीडिंग कैसी की जाए। मैं ये भी टेक्निक बताऊंगा किसी भी नए गुण को सीखने के लिए क्या ऐसा किया जाए मनोवैज्ञानिक तौर से कि मैं वो मेरी आदत बन जाए। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हम 2 दिन तो बड़े जोश में उठते हैं और तीसरे दिन सुस्त हो जाते हैं, चौथे दिन तो परेशानी हो जाती है। आज तक ये होगा भैया बा आज 10 मेहमान घर आगे ने खाना बनाओ करा, और लड़कों की अलग परेशानी है। आज तो क्रिकेट का मैच हो गया होता है यार, रात का टूर्नामेंट चलता है इधर। कितने लोग क्रिकेट खेलते हो? बस इतने ही। और बाकी लोग क्या करते हैं? गुल्ली डंडा। हाँ? क्या खेलते हो बेटा? क्रिकेट। देखो ये भी क्रिकेट वाले हैं, लेकिन आप क्रिकेट कैसे खेलते हो? क्रिकेट के लिए तो थोड़े ढीले कपड़े चाहिए होते। मुझे तो लगता है आप हीरो बनने वाले, एक्टिंग। आपका कैरियर बहुत अच्छा है, आप मॉडल बन सकते हो, और ये अच्छा कैरियर है। आपको पता है ना मॉडलिंग के कितने पैसे मिलते हैं? मिलते ही नहीं है मॉडल। अगर आपको एक कपड़ा तैयार करके सेल करना है तो आपको मॉडल हायर करना पड़ता है, और वो मॉडल को कितने पैसे देने पड़ते हैं? बहुत। ये कला है, कुछ भी काम करो उसे बेहतरीन तरीके से करो। क्या करो? बेहतरीन तरीके। वेरी गुड। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं ना, कोई भी यहाँ पे एक जैसा प्रोफेशन नहीं चुनने वाला है। या सारे के सारे बच्चे यहाँ पे टीचर बनने वाले हैं? नहीं। सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे? नहीं। सारे इंजीनियर बनेंगे? नहीं। आप सभी लोग उस बगीचे के फूल हो जो अलग अलग हो। हर बच्चा अपने आप में एक टैलेंट होल्ड करता है। क्या करता है? टैलेंट। वेरी गुड। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे सब में एक टैलेंट है, लेकिन शर्त क्या है? आपने अपनी टैलेंट को पहचाना? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोस्त जो है ना वो इंजीनियरिंग करने गया, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। वो लड़के ने पोस्ट ऑफिस गया या फौज की भर्ती के लिए गया, तो मैं भी उसके पीछे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि फौज में पैसे बहुत मिलते हैं। ऐसा है? नहीं। या फिर सबसे आसान है उसको लेना? आसान कुछ भी नहीं है। सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत के साथ में अभ्यास। मेहनत तो गधा भी करता है ना, लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या होता है? 0। फिजिक्स कितने लोग पढ़ते हो? वेरी गुड। जहां से शुरू किया और वहीं पे आ जाओ तो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट में 0। तो उसकी मेहनत होगी 0 ना? होता है? 9th के कितने बच्चे? वाह, 9th के तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले 9th वाले बच्चे कि किसी को कुछ बनना है? कुछ बनने का सोचे हो या अभी तक तय नहीं किए हो? हाँ? अरे बैठे बैठे बोलो, खड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। जैसे मेरी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना आखिरी तक? हाँ बोलो बेटा। डॉक्टर। ताली बजाओ। हमारे देश में अच्छे डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। और किसी को कुछ बनना है? नहीं? और कोई कुछ नहीं बनना चाहता? चलो, और कोई कुछ बनना चाहता है? बोलो बेटा। इंजीनियर। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। आपको भी साइकोलॉजिस्ट बनना है? कब अभी तय किया हो कि पहले से था? पहले से है। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं? बताइए। मनोवैज्ञानिक वाला काम करता है, मतलब जो मतलब जितनी दिक्कतें हैं, मन की दिमाग की जितनी प्रॉब्लम है वो सब क्या हुआ? पैसे गिरेगा किसी के? बहुत पैसे हैं। मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ बच्चे पैसे लेके आते हैं। इनके लिए ताली बजाओ पहले। साइकोलॉजी एक विषय नहीं है, वो एक आदत है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट आप जब पढ़ाई करोगे तभी बनोगे। हम रोज इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमने कभी इसको इस स्तर तक ले जाके नहीं किया कि उससे हम किसी का ट्रीटमेंट कर सकें या किसी की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। एग्री करते हो? यहाँ पे बैठे हर कोई साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन कभी आपने उस ढंग से सोचा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर में घुसते हो और आपको कुछ मांगना है, तो मम्मी पापा का मूड देख के समझ जाते हो ना? yes, sir. कि मांगना चाहिए कि चुप रहना चाहिए। देखो लड़कियों के साथ स्पेशल होता है। yes, और लड़कों के साथ मांग लेते हो, पिट भी जाते हो। पिटने के बाद फिर एक और अटैम्प मारते हो, एक और कोशिश करते हो।
मुझे लगता है 1 मिनट हमें होल्ड करना चाहिए, अजान हो रहा है। आधा घंटा और समय लिया जाएगा। तैयार है ना? सबके मदद में नहीं रुकना है, लेकिन जब अदान होती है तो एकदम खामोश तुम लोग यहाँ पर ये मत करो दोस्तों आप लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए ताली बजाओ। आप लोग धैर्य से मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि जब मैं शायद आपकी एज में था तो मुझे पता नहीं था कि किसी की बात ध्यान से सुनना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे को उस टाइम किसी ने ये बात बताई होती तो शायद मेरा वो समय बच गया होता और मैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता। जिन चीज़ों को सीखने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि आप में से किसी एक को वो फ़ायदा कर जाए। मैं नहीं कहता कि हर कोई यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये केवल यहाँ पे सुन के और जाने की चीज़ नहीं है। ये सुनने के बाद आपको रोज़ अभ्यास करना है। हर एक घंटे हर रोज़ अपनी बातचीत और हर जगह आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आपको मैं फिर से उसी पोजीशन में ले आता हूँ, किशोर अवस्था। जितनी भी हमने बातें की वो केवल उसकी एक भूमिका थी। इस किशोर अवस्था में चीज़ें बदल रही हैं, ये हम एग्री कर रहे हैं। हमारे साथ हर चीज़ नया हो रहा है, ये भी हम एग्री करते हैं और ये कॉमन है।
जिस तरीके से हमारी हाइट बढ़ी और दिमाग बढ़ा, वैसे हमारे कपड़ों के अंदर के अंग भी बढ़ते हैं। क्या? वेरी गुड। उनके साथ बहुत सारी बदलाव आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है। तो वो क्या करता है, वो हमारे दिमाग पे और शरीर पे दोनों पे इफेक्ट डालता है। क्या करता है? और इसकी वजह से हमारा सोचने, समझने और व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। अगर ये शॉर्ट टर्म में हो और उसी वक्त हमें इलाज मिल जाए तो क्या होगा कि जो आप मानसिक रूप से परेशान हुए, शारीरिक रूप तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से घर कर जाए और डर बैठ जाए तो उसे बहुत लंबा समय लग जाता है और हो सकता है कि जिंदगी भर आपके दिमाग से ना निकले। ठीक है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बनूं, उसके लिए सबसे पहला शर्त है कि मैं जिंदा रहूं और स्वस्थ रहूं। क्या रहूं? स्वस्थ रहने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग अपने शरीर का ख्याल रखें। क्या रखें? वेरी गुड। और उसके बाद हमारी भावनाओं का हम खुद ध्यान रखें। भावना मतलब इमोशन। क्या होता है? इमोशन। वेरी गुड। अगर किसी ने आपको कुछ बोला और आप इमीडिएट प्रक्रिया दे देते हो, गुस्सा हो गए, मोबाइल तोड़ दिया, दीवार तोड़ दिया, सर फोड़ लिया या सामने वाले का मुंह तोड़ दिया, या फिर उससे घंटों तक बात ही नहीं किया। क्या किया? ये तो बेवकूफ आदमी में से बात की करूंगी। यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी भावना, जो आपकी फीलिंग्स है, वो किसकी है? वो मेरी है। मेरी मतलब जब मैं अपनी बोलूं तो आप होते हो। क्या होते हो? वेरी गुड। मैं अपनी गारंटी ले लूंगा, मैं अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसी तरीके से अपने को स्वस्थ रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेरी गुड। तो आपको अपने मेंटल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिंदा रहना और स्वस्थ रहना। अब जिंदा रहना क्या तो प्रक्रिया है कि सुबह से शाम तक हो गया। ठीक है? मैं क्यों बार बार जिंदा रहने की बात करता हूँ? बाबू, बाद में डिस्कस कर लेंगे बात। क्या हो गया बेटा? आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। ये किनका भाई है? ये बहुत छोटे से बच्चे। आ जाओ, आ जाओ। क्या एज है इनकी? 5 साल होगी। 5 साल? ये तो अभी बाल अवस्था में है। किनके साथ आए हैं? हाँ? आपके साथ है? चलो इनके लिए ताली बजाओ पहले, क्योंकि बच्चा स्कूल आना चाहता है और जानना चाहता है कि स्कूल में होता क्या है, इसीलिए तो इतना समय इन्वेस्ट किया है ना। और ये आपके साथ आने की जिद कर रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है? क्या हुआ बेटा? उधर बैठना है दीदी के साथ? आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, जाओ दीदी के साथ बैठो। बेटा थोड़ा आगे आ जाओ। तो किशोर अवस्था में अगर स्वस्थ रहने की जो क्रिया है और जीवित रहने की क्रिया है, ये दोनों चीज डिपेंड करता है अच्छी सलाह और अच्छे गाइडेंस की। क्या कहता है? अच्छी सलाह और अच्छे गाइडेंस। वेरी गुड। अच्छी सलाह हमें कहाँ से मिल सकती है और कौन हमारी सलाह को गोपनीय रख सकता है? क्योंकि इस वक्त हमें हर चीज व्यक्तिगत रखनी है। क्या रखनी है? व्यक्तिगत। अगर आपके साथ कोई परेशानी तो क्या न्यूज़पेपर में निकालोगे? 50 लोगों को बताओगे? वेरी गुड। ऐसे ही अगर आपके शरीर में कोई बदलाव हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पिंपल्स निकलते हैं इस उम्र में, कॉमन है, होते हैं, तो क्या करते हो आप लोग? सबको बताते हो? वो तो दिख रहा है। आप अपनी मम्मी से पूछते हो कि क्या इलाज है, तो मम्मी कुछ आइडिया बताएगी, फेस साफ करो। लड़कों को भी पिंपल्स निकलते हैं नहीं निकलते? तो ऐसे लेके ऐसे कोई क्रीम ले आए, मारते रहेंगे, है ना? करते हो ना? क्योंकि हमें खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है, हमें तारीफ सुनना अच्छा लगता है। क्या कहता है? किसको बुरा लगता है? यहाँ पे कौन हंसता है अपनी तारीफ सुनने के बाद? कोई है? सभी हंसते हो? हंसते हो कि नहीं हंसते हो? चलो एक काम करते हैं, एक छोटा एक्सरसाइज करते हैं। आपके साथ में जो बैठा हुआ है ना अगल बगल में, एक दूसरे को हेलो करो और थैंक यू बोलो और एक दूसरे की एक छोटी की तारीफ लाइन बोलो। चलो करो। ऐसी सुनाई नहीं है। चलिए वेरी गुड। मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप लोग हंस रहे थे ना। कितना मुश्किल काम है एक दूसरे की तारीफ करना, शब्द ही नहीं है।
क्योंकि हमने ऐसी आदत ही नहीं बनाई या समाज में ऐसा माहौल ही नहीं है जहाँ पे धन्यवाद, शुक्रिया, माफी मांगने का या फिर मैं गुस्सा हूँ इसको शाब्दिक रूप से बोलने का व्यवहार ही नहीं है, चलन ही नहीं है। और आप लोग हंस रहे हो, एक दूसरे के साथ पढ़ते हो, एक साथ बेंच शेयर करते हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, शायद एक जैसा सबके घरों में खाना भी बन रहा होगा, मौसम ऐसा है, किताबें भी एक जैसे पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म भी एक जैसे पहनने की कोशिश करते हो, शायद एक दूसरे को थोड़ा बहुत कॉपी भी करते होंगे और आपस में एक दूसरे के बात करने में इतनी हंसी आ रही है। हमें यही चीज़ सीखना है किशोर अवस्था में, इसी चीज़ का अभ्यास करना है। सबसे पहला कि आप ये बात को एग्री करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और उसको पहचानो। क्या जो हो रहा है उसको पहचानो। अगर मैं गुस्सा हूं तो अपने आप से बोलो कि मैं गुस्सा हूं। गुस्से को किसी रिएक्शन के रूप में ना दिखाओ। क्या करो? रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप अपने शब्दों में जाके माँ बाप को नहीं बोल पा रहे हो कि मेरे को गुस्सा आ रहा है। आप गए, आपने बोला नहीं माँ बाप या तो आप बिस्तर में जाके सो गए या फिर जो मिला उसको तोड़ दिया या सामने दीवार में जाके सर फोड़ लिया या फिर अपनी साइकिल को फेंक दिया है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो अच्छे बच्चे हो। मैं उन बच्चों की बात करो जो गंदे हैं। नहीं बोलने वाला बच्चा अच्छा हुआ ना, मतलब वो ऐसा नहीं करता लेकिन कुछ और करता है। गुस्सा तो आता है ना। बैट लिया, उसको तोड़ दिया। तो अपनी भावनाओं को पहले शाब्दिक रूप से पहचानो। क्या करो? शाब्दिक रूप से पहचानो। जो आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, चाहे आपको गुस्सा लग रहा हो, चाहे भूख लग रही हो। भूख लगी तो बोलो भूख लगी है। ये नहीं कि घर में जाके बोला क्या खटवा ना बना ले, कुछ नमक ना। हाँ, क्या सवेरे शाम हो गया आप बोल ही नहीं पा रहे हो। जब तक आप शब्दों में नहीं बोलोगे तब तक सामने वाला उसको नहीं समझेगा। हो सकता है कि आपके रिएक्शन में आपको जूते थप्पड़ भी पड़ जाए और अगर किसी के पापा कड़ा करे तो हड्डी पट्टी तोड़ देंगे। लाठी लाठी होता है। कितनों के साथ हुआ है? कोई अपने आप से सच बोलो। एक बच्चा सच बोला, ताली बजाओ। क्योंकि अपने आप से सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी क्या बोला? मैंने ये बोला आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे। दूसरा क्या सोचता है, क्या करता है, कैसा बिहेव करता है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि खुश किसको रहना है? अगर बीमार पड़ा तो तकलीफ किसको होगी? अगर आपकी भावनाएं ऊपर नीचे हो रही है तो किसकी भावना आहत हुई? आपने कम्बल में डाल के सिसका भरी क्यों भरा? सामने वाला भी नहीं पहचानेगा सिसकी भरी नहीं भरी, खाना खाया नहीं खाया। सही बात है ना? तो आप पहले अपने आप को पहचानना सीखो और उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो वो फला की गलती नहीं है। ये नहीं बोलना कि फला का जब साइकिल ही पे चढ़ गई नहीं लेकिन उतरा घुस गई। कितनों के साथ हुआ ऐसा? या फिर मैं उसके साथ ग्रुप में जा रहा था और पिटाई पड़ के हम ना छेड़त रहे नहीं, दूसरे छेड़त रहे ना, होता है। जल्दी हुआ है ना? देखो फिर आपने क्या बोला? मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का अभ्यास करना है। क्या करना है? ये बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत डिफिकल्ट है ये कह पाना कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा और तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके लिए थैंक यू। इसके बदले 2 थप्पड़ भले मार दूं मैं इसको। होता है? नहीं होता है? और लड़कियों में तो खासकर तू ही बोल ले राजू ना। ऐसा होता है? ऐसा लड़कों में भी होता है। तो सबसे पहला आपका अगर मानसिक तौर पे संतुलित रहना है और शांत रहना है तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अपनी भावनाओं को पहचाने, अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स क्या होती है कोई मुझे बताएगा? मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल है? कोई बताए फीलिंग्स या भावना क्या होती है? जो हम अपने अंदर की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। क्या? ताली बजाओ। क्या ना बेटा का हमेशा के लिए ताली बजाओ। आप जब हंसते हो, बोलते हो, गुस्सा होते हो, ये सब आपके अंदर का एक इमोशन है। क्या है? आपके अंदर एक केमिकल बन रहा है, उसे बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था में बहुत सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं जो आपके विकास क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत नजदीक हो रहा है। 1 मिनट पहले ब्रेक मारे तो एक काम करते हैं, हम इसमें एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है?
आराम से आलती पालती मारो, कमर सीधी कर लो। आप लोग जीन्स पहने हो, चलो मैं भी डाल देता हूं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े धुल जाएंगे ना। ठीक है, देखो जीन्स में बैठ सकते हैं ना। अब तो कोई नहीं बोलेगा कि आप अपने जीन्स पहनो और अपने तो बैठ ही नहीं रहे हो। और हम तो बोल रहे हो बड़ा मुश्किल काम है। बैठ गए, कमर सीधी रखो। वेरी गुड। और एक बार लंबी सांस लो, जितना ले सको, पेट भर लो सांस। छोड़ो, फिर एक लंबी सांस लो, छोड़ो, फिर सांस लो, छोड़ो। अब अपनी आँख बंद करो, कमर सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो। 2 मिनट के लिए शांति से जो भी है आसपास की सिर्फ आवाज सुनो, आंखें बंद कर लो, देखो नहीं है। चलो बच्चों, आंखें खोलो। बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए ये करना, क्योंकि कई लोगों ने तो अपनी आंखें बंद की, लेकिन जिन्होंने अपनी आंख बंद की 2 मिनट के लिए, उनको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सर से बहुत बड़ा बोझ उतरा। यस सर। ऐसे लग रहा था कितना बोझ था। जिन्होंने किया और जिन्होंने ये सोचते रहे कि कब आंख खोलनी है, तो इसी चक्कर में घूमते रहे होंगे, है ना? और कई लोग तो कंफर्टेबल नहीं बैठे होंगे, तो उसकी वजह से वो आंखें बंद करने में डिफिकल्टी हो रही है। ये आप घर के अंदर कर सकते हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे कंफर्टेबल जगह हो, जहाँ पे आपकी कमर सीधी रह सके। ठीक है, तो ये एक और तरीका है जो स्वस्थ रहने का हो। खाना पीना के बारे में सर ने आपको बता दिया है कि कैसा खाना हमें खाना चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए। सर ने आपको नींद के बारे में भी बता दिया है कि आपकी उम्र के हिसाब से 6 से 8 घंटे भरपूर नींद लेनी चाहिए। और जब आप सो के उठे तो आप एनर्जेटिक फील करें, मतलब प्रोत्साहित, और आपके शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप बिस्तर से उठे तो सारा दिन काम कर सकें। अगर बीच में काम करते वक्त अगर आपको कहीं थकान होती है तो आप छोटा पावर नैप ले सकते हो। ठीक है, नैप मतलब आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम रिलैक्स मोड में जा सकते हो, राइट? तो इससे क्या है ना कि छोटे छोटे अंतराल पे रहोगे तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। पानी सर ने बता दिया 2 लीटर एवरेज पीना चाहिए। अगर ज्यादा पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है। खाने के बारे में सर ने बताया, खाने में 70% खाना जो है फाइबर होना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, हरे घास, मतलब घास बोल रहा हूँ मैं, पालक के पत्ते, खीरा और मूली, अभी जो आजकल हो रहा है मूली के पत्ते। ठीक है, और एक है क्या क्या बोल रहे हो बेटा? पनीर? किसी ने पनीर बोला? पनीर, हाँ? ककरी, वेरी गुड, ककरी। तो जो आपके खेतों में हो सकता है या जो इजीली आपको अवेलेबल है, और नहीं है तो आप घर में उगा सकते हैं। ये हो गई खाने पीने की चीजें, सोने की बात हो गई। ठीक है, अब खाने में एक और है थंब रूल। क्या बोलते हैं? हर चीज का एक थंब रूल होता है। उसमें से ये है कि अगर ऊपर वाला जिस फॉर्म में आपको खाना दिया है, कोई भी, चाहे फल हो चाहे सब्जी,
उसे अगर आप अच्छी तरह धो के खा सकते हो तो वो आपको अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। क्योंकि जब आप अच्छे स्वस्थ रहोगे, अच्छा दिमाग आपका रहेगा, तभी आप पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। राइट। अब उसके बाद आपका सबसे पहला सलाहकार कौन है घर के अंदर? माता पिता। माता पिता। कितने लोग एग्री कर रहे हो? माता पिता है पहले सलाहकार। क्योंकि सबसे लंबा समय किसके साथ बिताते हो? और वो लोग आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं और इतना रिस्क लेते हैं कि आपको पढ़ाई के लिए भेज सके यहाँ पे। सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी आपको यहाँ भेजते ना पढ़ने के लिए। कहाँ से पैसा जुगाड़ करते नहीं पूछते ना? किसी ने पूछा है पापा कहाँ से आए पैसे इस हफ्ते के फीस के? नहीं ना। भले 2-3 महीने उधारी रहे, लेकिन चौथे महीने में मेहनत करके पैसे देते कि नहीं देते? वो क्यों भेजते हैं आपको? नहीं, पढ़ने किस लिए? कि आप उनके जैसा संघर्ष, या फिर इसलिए भेजते हैं कि बेटा तू पढ़ के और मेरा ही काम कर? नहीं, वो आपके बेहतर भविष्य के लिए करते हैं। क्या करते हैं? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ? पढ़ाई। पढ़ाई के साथ रहना है स्वस्थ। क्या रहना है? क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा? पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, प्लस पैसे भी जाएंगे और डॉक्टर के चक्कर जो लगेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो अब ये हो गया हमारे शारीरिक और मानसिक बारे में। मानसिक के लिए मैंने आपको भी एक एक्सरसाइज बताया है। ये बहुत इजी है, 2 मिनट शांति से बैठ सकते हो। वैसे तो अगर देखा जाए, थ्योरेटिकली बोलते हैं, मतलब पाठ्यक्रम के हिसाब से बोला जाए तो कहते हैं किशोर अवस्था में कम से कम 60 मिनट का, 30 से 60 मिनट का आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाना चाहिए, समझ गए? फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब आप जब बिस्तर से उठो तो अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करो। क्या करो? स्ट्रेच करने से क्या होगा? आपका खून का दौरा बढ़ेगा और ऑक्सीजन आप ज्यादा लोगे। राइट। आपने कभी बच्चे को सोते देखा? ऐसे बच्चा सोता है, वो कभी ऐसे नहीं सोता, क्योंकि वो नेचुरल है कि जब आप लंबा सोओगे तो ऑक्सीजन ज्यादा लोगे, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन लोगे उतना शरीर के लिए फायदा है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते। कितनी बार आपने खुल के सांस लेते हो? दिन भर में फुर्सत लेके सांस लेते हो? सारा दिन तो भागते रहते। कभी इसको खाना खिला रहे हो, खाना खिलाने के लिए भी चूल्ही से लेके उतनी दूर भागते हो। और जो लोग खाते हैं लड़के, उनके लिए तो लड़कियां पानी लादा, गिलास लादा, और मम्मी पापा की हेल्प नहीं करते। करते हैं? कौन नहीं करता? करते हो? कितने बच्चे करते हो? लड़के खासकर घर में जाके भाई बहन या मम्मी की हेल्प करते हो, या फिर जाते ऐसे पानी पी के ऐसे गिलास फेंक देते हैं? यही काम है? तुम लोगों को अच्छा लगता है काम? नहीं ना। तुम लोग जितनी लड़कियां खासकर, क्या तुम चाहते हो कि आगे भी चल के किसी से पैसा मांगना पड़े अपने काम के लिए? है ना? तो आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो इसका मतलब ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? और लड़कों के लिए भी उतना ही है। आपको भी पैसे नहीं मांगने ना आगे चल के, शौक पूरे करने हैं ना, अच्छे कपड़े पहनने हैं, जूते पहनने हैं, और अपने घर की जिम्मेदारी उठानी है ना? या किसी ने और किसी और की जिम्मेदारी उठाने का कमिटमेंट ले रखा है? नहीं ना? ठीक है। क्योंकि इस उम्र में ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है? इस उम्र में होने वाली हर चीज आपके साथ पहली बार है, लेकिन वो अस्थायी है। क्या है? अस्थायी का मतलब वो टेम्परेरी है, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। बचपन में आपने कोई चीज की जिद की हो तो क्या आपको मिला? और नहीं मिला तो क्या आपने कुछ गलत कदम उठाया? आज जिंदगी जी रहे हो ना? तो इसीलिए किशोर अवस्था में सुसाइड रेट, आत्महत्या का दर बहुत ज्यादा है। इस वक्त आपकी भावनाएं, जिसको मैंने पहले बताया, भावना समझ रहे हो ना? जो फीलिंग्स आ रही है, जो आपके केमिकल चेंज, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, जो बॉडी में चेंज हो रहा है, वो इतना ज्यादा सिर पर चढ़ जाता है कि हम हद को पार कर जाते हैं। वो किसी रूप में हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, या फिर लड़की या लड़का या बराबर के लड़के को लेकर, इज्जत को लेकर, बेइज्जती को लेकर, या उस टीचर ने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया। ये बहुत कॉमन है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझो कि मैं ऐसे हार्मोन के चक्कर में ना फंसूं। कौन है दुश्मन? मेरे शरीर के अंदर बनने वाला। लड़ना किससे है आपको? और हंसना किस पे है? हार्मोन पे। अगर आप मुझ पे हंस रहे हो तो इसका मतलब मुझ पे नहीं हंस रहे हो, आप अपने आप पे हंस रहे हो। जिस तरीके से अगर किसी ने आपको डांटा, आपकी इज्जत खराब की, या किसी ने गाली दिया, थप्पड़ मारा, तो आपको अच्छा लगता है? क्यों? वो ईगो को हर्ट होता है ना इस उम्र में? होता है कि नहीं होता है? किसको होता है? कौन है जो थप्पड़ और बेइज्जती सुनने के बाद चुपचाप चला जाता है?
तुम हो, ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड, ये अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है। इसलिए क्योंकि इसको पता है कि अस्थायी है। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो इसका मतलब वो अस्थायी है। आपको तुरंत प्रक्रिया नहीं देनी है, शांत होना है। क्या करना है? इसी चीज का अभ्यास करना है। ये तुलनात्मक लड़कियों में ज्यादा होता है, उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। नहीं तो रोज सड़क पे डंडा पड़े। अगर हरियाणा रहे तो 2-4 लड़के जोर पीटे, होता है। तो आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 मिनट शांत होना है। आपके पास में 2 एक्सरसाइज मैंने बता दिया है। एक जो आप ताली बजा रहे हो, दूसरा शांत हो जाओ, लंबे लंबे सांस लो और वहां से निकल जाओ। तीसरा एक्सरसाइज अभी पेंडिंग है, ये आपको तनाव मुक्त भी करेगा। मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं और एक्सरसाइज करा रहा हूं तो इस पार्ट है, ये वर्कशॉप का पार्ट है, ये एक टेक्निक है। क्या है? वेरी गुड। जैसे अगर आपके पास में कोई नट जाम हो जाए, या सिंपल सा ले लो, चलो लड़कियां भी तो घर का ही लेते हैं, कोई ढक्कन, अगर घी का ढक्कन बंद हो जाए और हाथ से ना निकले तो क्या करते हो? किसने बजाया? चम्मच से निकाल दो, ताली बजाओ उसको। वो एक औजार है। क्या है? अंग्रेजी में उसको बोलते हैं टेक्निक, और हिंदुस्तान में उसको बोलते हैं जुगाड़। ये तो हो गया जब हमारी कोई प्रॉब्लम फंस जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक टेक्निक लगाई, उसे कहते हैं टूल। क्या बोलते हैं? ऐसे ही जब आप अपनी भावनाओं या इमोशन में फंस जाओ तो उससे निकलने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? टेक्निक। क्या चाहिए होता है? और वो टेक्निक मैंने आपको 2 बताई। ये केवल टेक्निक यहीं पे नहीं है, यही 2 टेक्निक नहीं है, इसके अलावा हजारों टेक्निक है, हजारों टेक्निक है। जो टेक्निक आपको इजी लगे आप उसका अभ्यास करो। क्या करो? जैसे कि एक टेक्निक होता है, उसे कहते हैं लाफ्टर। क्या बोलते हैं? लाफ्टर थेरेपी। सुन रहे हो? मुन्ना भाई MBBS कितने लोगों ने देखा है? वेरी गुड, 3 लोग। और किसी ने देखा है? अरे उधर लड़कियां भी हैं, ताली बजाओ इनके लिए। मैं क्यों फिल्मों का नाम ले रहा हूँ? क्योंकि फिल्म जब हम देखते तो याद रहता है, वहां पे मामू हंसता है। मामू क्यों हंसता है? जब उसको घबराहट या डर होता है। कोई बात नहीं, मुंह बंद मत करो, बोलने का भी अभ्यास करो। पब्लिक स्पीकिंग है। अगर आप यहाँ पे अपना खुल के बात नहीं कर सकते हो तो 10 लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपनी बात? आप सभी को मैनेजर बनना है, आगे चल के साइंटिस्ट बनने हैं, डॉक्टर बनना है, तो पब्लिक के सामने बोलना पड़ेगा ना। अगर आपको प्रधान बनना पड़ा तो 10 लोगों के सामने अपनी बात रखनी होगी। तो अगर अभी से मुंह बंद करोगे या दबाओगे तो बोलने की क्षमता आएगी? 10 लोगों के सामने दिल खोल के बोल पाओगे? पता चला जो बोला वो भी भूल गए, और फिर हाथ पैर फूल रहे हैं। होता है। तो एक दूसरे का मुंह मत दबाओ, ठीक है? आप किसी भी काम को करने का अभ्यास करो। थक गया बेटा? थक गए हो? इसका अभ्यास करो ना, बैठने का, कमर सीधी रखिए। आप तो एकदम अच्छे से लग रहे हो। सफेद शर्ट पहने हो, ताली बजाने के लिए। इनकी शर्ट सबसे व्हाइट लग रही है। नहीं, गंदी बात नहीं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। अभी मैं आपको सिर्फ अभ्यास बता रहा हूं। अभ्यास इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ भी अपने दिमाग में गंदा सोचते हो, कुछ भी आप अपने आप का, अगर आपने बोला कि मुझे 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, तो अगर पढ़ाई नहीं करते हो, 4 बजे उठ तो गए, क्योंकि 4 बजे तो उठ ही जाओगे, लाइट चली गई या घर में काम आ गया या क्रिकेट खेले, कुछ भी उठ जाओगे। लेकिन आपने कमिटमेंट किया मुझे पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई करके सारा काम करोगे। तो आपने किसको झूठ बोला? आपने किसकी बेइज्जती की? फीलिंग्स किसके अंदर आई? जिसको एहसास है। नहीं तो मास्टर जी डंडा मारेंगे, वो डर अलग है, वो तो डर है। अगर आप अपनी खुद की बेइज्जती कर रहे हो और बाहर कोई आपकी बेइज्जती करे तो क्या अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि आपने अपनी बेइज्जती तो कर ली, अब तो कोई बेइज्जती के लिए बचा नहीं ना। जरूरी नहीं है कि शाब्दिक रूप से ही आप केवल बुरा बोलो। तो अच्छे विचार रखने के लिए आपको जो स्वास्थ्य की चीजें बताई गई हैं, खाने पीने की, वो
प्लस अपने विचार भी साफ रखने हैं। क्या रखने हैं? आपने जो कमिटमेंट अपने साथ की है वो कमिटमेंट आपको खुद निभाना है। क्या करना है? अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करनी है। क्या करनी है? खुद की रेस्पेक्ट करोगे तो इससे आपके दिमाग में आने वाली जो बात है, अगर आपने किसी के साथ हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने हेल्प नहीं किया तो सारा दिन आप उसके बारे में डिस्कस करोगे। जिसकी हेल्प नहीं की वो कहीं और जाके हेल्प ले लेगा। उसका तो हो गया कि भैया फुल स्टॉप, ये मदद नहीं करेगा, मैं दूसरी जगह प्रयास करूँ। लेकिन आपने क्योंकि उसकी मदद कर सकते थे लेकिन मदद नहीं किया तो सारा दिन आप बुरा सोचोगे, सारा दिमाग में आएगा, तो आपका बीपी शुगर बढ़ा तो आप स्वस्थ रहे कि नहीं रहेगी? नहीं रहे, वो आगे चल के अवसाद का रूप लेगा, वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में बाहर आएगा। अगर आप किसी को बुरा बोलते हो तो वो जो शब्द आपके दिमाग में आए वो किसकी वजह से आए? वो आपके शरीर के बीपी और शुगर को बढ़ा रहा है ना, आपकी तबीयत खराब कर रहा है ना, और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप दिन भर यही सोचते रहोगे उसने मुझे क्या बोला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शाब्दिक और व्यवहारिक और विचारों के हिसाब से भी ऐसा कुछ मत करो। आप अभ्यास करो कि मैं अच्छे शब्द और अच्छे व्यवहार और अच्छे आचरण की प्रैक्टिस करूं। क्या करूं? क्योंकि इस उम्र में जो प्रैक्टिस करोगे वो जीवन के अंत तक जाता है। इस समय जो आप आदतें बनाओगे वो जिंदगी भर आपके, आप जिस तरीके से अभी इस वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अपनाओगे, जैसे कि वो टूल्स, किसी समस्या से निकलने का निदान या उस समस्या से निकलने का जो टेक्निक अभी विकसित करोगे वो जिंदगी भर काम आएगा। आप ये नहीं कि अगर कोई काम आ गया तो फलनवा से कराई ढटनवा से, आपने अपनी हद तक जाके उसकी कोशिश की। क्या की? उसके लिए जो आपने अभ्यास किया, जो टेक्निक किया, वो जिंदगी भर आपको निरंतर एक खुशी देगी और हिम्मत देगी कि मैं इस तरीके से प्रॉब्लम से निकल सकता हूं। तो आपके पास दूसरी क्या चीज आ गई? स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। किसी समस्या में फंस गए उसको निकलने का, ठीक है। तीसरा अब आता है कि अब मैं स्वस्थ तो हो गया, ठीक है, स्वस्थ से रहने मेरे आचरण अच्छे हो गए, मेरा व्यवहार अच्छा हो गया, मैं खुद की इज्जत करने लग गया, लेकिन मैं डेली कोशिश करता हूं कि मैं इस चीज को रोज अभ्यास करूं, लेकिन फिर भी मेरी आदत नहीं बनती है। क्यों? ये होता है ना, क्योंकि इसमें भी एक ट्रिक लगता है। क्या लगता है? वेरी गुड, उसे कहते हैं 21 दिन अभ्यास। क्या बोलते हैं? 21 दिन अभ्यास। वेरी गुड। यहाँ पे कितने लोग मिर्ची खाते हो? हरी मिर्ची अच्छी तरह खाओ, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। देखो अगर आप जब मैंने आपको आपस की तारीफ करने के लिए बोला तब तो आप हंसे नहीं, उससे अच्छे हार्मोन बनते हैं, अच्छी सोच बनती है, तो अभी हंस रहे हो। हरी मिर्ची कितने लोग खाते हो? वेरी गुड। तो अभी मिर्ची खाने में ज्यादा तकलीफ होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। किसको कम होती है? तो जिसने पहली बार खाई होगी उसको बहुत लगी होगी, फिर धीरे धीरे निरंतर खाने के बाद अब आदत बन गई है। तो ऐसी किसी भी चीज को सीखने या करने, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे क्रिकेट में महारत हासिल करना हो, चाहे गाना गाने का समय निश्चित करना हो, या कोई नई भाषा सीखनी हो, समझ गए? भाषा आपको नई सीखनी होती है। इस उम्र में कौन सी भाषा सीखनी इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए? और चाइनीज, कौन है चाइनीज वाले? वेरी गुड। चाइनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है इसकी। और संस्कृत सीखना चाहते हो? अगर आप उसको रोज अभ्यास करो 21 दिन तक तो वो आपको जल्दी आ जाएगी। लेकिन वो 21 दिन तक करना कैसे है? 21 दिन का टेक्निक जानना चाहते हो? मुझे ये बताएंगे। आप बताओ 21 दिन का टेक्निक क्या है प्लीज। हाँ नहीं बैठे रहो, बताओ क्या नाम है आपका? हाँ जोर से बोलो। सनी। ताली बजाओ सनी के लिए। अब ये बताएंगे कि 21 दिन में कौन सा अभ्यास हमें जल्दी सीखना चाहिए और क्या तरीका है, बताइए। नहीं मालूम? ये 21 दिन का अभ्यास मैं कुछ बता रहा था आपको, प्रयास करने के लिए। वेरी गुड, ताली बजाओ। मतलब ये सुन रहे थे, मुझे लगा आप सुन नहीं रहे हो, आप अच्छे बच्चे हो। वेरी गुड। 21 दिन का अभ्यास में क्या होता है, कोई भी काम करना हो, चाहे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, मतलब किताब लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि अगर आप किताब लाइन टू लाइन पढ़ते हो तो जितनी भी भविष्य में परीक्षाएं होने वाली है वो इन्हीं किताबों से आती है, कोई चीज बाहर से नहीं आती है। और जब हम बाहर तैयारी करते हैं तो यही चीज ही पढ़ रहे होते हैं, तब याद आता है यार 9th की किताब फिर से पढ़नी पड़ेगी,
सुनते हो ना भैया लोगों से या दीदी लोगों से जो बाहर तैयारी कर रही हैं, वो 9, 10, 11, 12 की किताबें फिर से खोज के पढ़ते हैं। तो अगर आप अभी से उसको पढ़ लो और याद रखने की टेक्निक विकसित कर लो तो वो आपको उस टाइम मदद करेगी। मैडम सही बात है। देखो मैडम लोग भी एग्री कर रहे हैं, ताली तो बजाओ मैडम लोगों के लिए। पहले 5 दिन आप कोशिश करो कोई भी नई चीज सीखनी है, निश्चित समय पे आप डेली 5 दिन, वो 5 दिन में वो सारी मुसीबतें आने की कोशिश करेंगी, सारी कायनात वो मुसीबत लाएगी कि आप 5 दिन उसको कंटिन्यू ना कर सको। या तो आपको बहुत नींद आएगी, या तो पेट खराब होगा, या उस दिन तबीयत खराब हो जाएगी, या उस दिन घर में 4-5 मेहमान आ जाएंगे, या उस दिन कोई ना कोई ऐसा काम बता दिया जाएगा, या कोई ना कोई एक्सपायर भी हो जाएगा। आपको लगेगा वो 5 दिन कितने मुश्किल से निकले। सही बात है। होता है ऐसा कभी किसी ने कुछ करने की कोशिश करना हो तो सारी मुसीबत उसी वक्त आएगी। लेकिन अगर वो 5 दिन आप सरवाइव कर गए तो आप करो 7 दिन, चाहे उस दिन बादल गिर जाए, धरती उलट पुलट हो जाए। मैंने अगर 6 बजे का टाइम बनाया तो मुझे वो काम क्यों? क्योंकि मैंने वो कमिटमेंट ली है। मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसके लिए? और मैं अपनी इज्जत खुद करता हूँ। अपनी तरफ हाथ करके बोलो अपनी, मतलब मैं नहीं, बाद में बोला आपने किया था कमिटमेंट, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि मुझे अपनी इज्जत करनी है तो 5 दिन और 7 दिन तक मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की। जब आप 7 दिन कर लोगे तो वो स्वाभाविक रूप से आप उस टाइम पे बैठने लगोगे, तब आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे। और उसको करना है 21 दिन तक। कितना? 21 दिन में आप देखोगे वो आपकी आदत बन गई। आपको लगेगा कि ये रोज मेरा पार्ट है, मेरे को ये करना ही करना है। जैसे बाल झाड़ते वक्त पहली बार तो बड़ी मेहनत लगी होगी, लेकिन आज जब शीशे पे जाते और कंघी झाड़ लेते तो आपकी आदत बन गई है ना। है कोई नया स्टाइल बनाते होंगे तो पहले 10 बार ऐसे करते होंगे, पानी मार के, जल मार के, कुछ लोग तो मोमबत्ती पिघला के इसे फिक्स करते होंगे कि भाई इसी शेप में रहे। लेकिन अब वो आदत हो गई है ना बाल सेट करने की। पहली बार जब आपने क लिखा होगा तो कितना मुश्किल आया होगा। भाई बहन है ना छोटे, आज की डेट में पूरा सेंटेंस और वाक्य लिखते हो या नकल करते हो? भी लिख लेते हो ना। नकल के लिए भी लिखने आना चाहिए। तो ये अभ्यास से आया आपके। तो मैंने आपको क्या बताया? अभ्यास कैसे आया? 21 दिन में आया। तो वापस मैं आता हूँ। स्वस्थ रहने का तरीका सर ने बता दिया है। मानसिक तरीके से स्वस्थ रहने का तरीका ये है कि अगर मैं किसी को नमस्ते बोलूं तो मैं उसको नमस्ते बोलूं, उसके बारे में दिमाग में बुरा ना लाऊं। कई बार हम क्योंकि व्यवहारिक है, आदरणीय है, तो हम नमस्ते करते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता है। होता है। अगर वो क्रूर चीज लाते तो हमसे हम अपने आप को दुखी करते हैं। अगर गलती किसी से भी हो, चाहे मुझसे हो चाहे सामने वाले से हो, अगर मैं आगे बढ़ के उससे माफी मांग लूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं या वो सही है या वो गलत है। इसलिए क्योंकि मैं अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ। क्या? मैं अपने प्रॉब्लम्स को अभी कभी खत्म करके आगे की जिंदगी या आगे का प्रोसेस कर लूँ, ताकि मैं पढ़ाई जब करूँ तो शांत होकर करूँ। ये नहीं कि पता नहीं क्या सोची है, पता ना चले कि मोड़े पे मिलके पीटे तो ना लगी है आज रात के खाना मिली कि ना मिली। अगर माँ बाप से भी गलती हो या आपसे भी गलती हो तो आप बढ़ के क्या करो? हाँ, रास्ते में चलते हुए अगर किसी से कोई ओवरटेक हो जाए या गड्ढा आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए या बात गर्मा गर्मी की आ जाए, तो आप 2 कदम पीछे हटा लो, लंबी सांस लो, ताली बजाओ, हंसो, वहां से निकल लो। लेकिन उसके सामने नहीं बनाओ, एग्रेसिव हो जाएगा, उसका मजाक उड़ाता है। एक तरीका है, किसी चीज को करने का एक तरीका है। क्या है? अब क्योंकि आप किशोर अवस्था में हो तो आपकी आवाज भी बदल रही है, टोन बदल रही है। तो कई लोग अमरीश पुरी की आवाज बोलेंगे या फिर वो कॉपी करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा का, तो उनको ये आवाज बड़ी अच्छी सी लगती है। और कई लोगों को अपनी आवाज बेकार सी भी लगती है, वो सोचते पता नहीं कैसी आवाज है, तो वो बोलने में घबराते हैं। तो पहली चीज उनके लिए जो घबराते हैं, ये सोच के कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, मेरी हंसी कैसी है, मेरा बॉडी गेस्चर कैसा है। अगर उसके अंदर ऐसी घबराहट है तो आप समझ लो कि अपने दिमाग में अंदर ये बात बैठा लो कि आपको ऊपर वाले ने बनाया है, और ऊपर वाला जब कोई चीज बनाता है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज होती है। तो अगर आपकी आवाज वैसी है, अगर आपका व्यवहार ऐसा है, तो व्यवहार तो आप सीखते हो, लेकिन अगर आपका बॉडी और चेहरा आप देख के ऐसा लगता है कि मैं बेकार दिख रही हूँ, तो गलत सोच रहे हो। आप दुनिया की सबसे नायाब चीज हो,
ऊपर वाले ने आपको बनाया सबसे बेहतरीन चीज हो, ये अपने मन में बैठा लो। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो केमिकल्स बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, अच्छी सोच रखोगे और आपका डर खत्म होगा। दूसरा चीज जो हम सीखते हैं वो खड़े होने का तरीका, बातचीत करने का तरीका और बोलने का, ये हम समाज से सीखते हैं। क्या? अगर आप किसी के सामने ऊंची टोन में या कम टोन में बात करते हो तो आपका आधा काम वहीं बिगड़ जाएगा। होता है घर में, खासकर लड़कों के साथ में। पापा ने कुछ बोला, भाई ने कुछ बोला, तो उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो काम हो भी सकता था वो नहीं होता। तो आप अभ्यास करो कि अगर आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन रखना है तो अपने शब्दों का चयन भी अच्छा करें और अच्छी आवाज का इस्तेमाल करें। किसका? आवाज का। ठीक है, क्या करोगे? हाँ, और बॉडी गेस्चर भी सही रखोगे। ठीक है, सही है। और कोई सवाल? इसमें कोई सवाल है? नहीं। जब आप बॉडी गेस्चर और अपनी आवाज अच्छी रखोगे, क्योंकि ये उम्र के साथ चेंज हो रहा है, ये तो आप आवाज कैसी आएगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मेरे को पता है कि मेरे को किस टोन में, पिच में और किस तरीके से बोलना है। ये नहीं कि शाहरुख खान की तरह शाहरुख खान या अमरीश पुरी उसका हीरो है तो एकदम एटीट्यूड में, या कोई सलमान खान की तरह आगे एकदम कि मैं तो क्या कहते हैं, वो कौन सा फिल्म है जो आया था, कौन सी फिल्म थी जिसमें सलमान खान का एक डायलॉग है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अपनी आपकी नहीं सुनता। बॉडीगार्ड ऐसा नहीं, ये गलत है। अगर ये वांटेड है, बॉडीगार्ड है, जो भी एडजस्ट कर लो। सलमान खान का डायलॉग था, ये गलत है। अगर मैंने अपने साथ में कोई कमिटमेंट कर दिया और वो मुझसे नहीं होता तो मैं फिर से वेरी गुड, कोशिश करने वालों की ताली बजाओ। अगर आपका रोने का मन करे तो रोना चाहिए कि नहीं? चलो लड़के बताओ, रोना चाहिए कि मर्द को दर्द होता है कि नहीं? कितना मर्दों का दर्द होता है? हाँ? अगर रोने का मन करे तो आप रो लो। नहीं, अकेले में क्या, सबके सामने रो लो, क्या शर्म है? शर्म तो अपने ऊपर है। शर्म तो हम सीखते हैं। शर्म सीखते हैं या हमको बचपन से मिल जाता है गिफ्ट में? जैसे शरीर मिला, जैसे हाथ मिला, ऐसे आंख मिली। शर्म हमें मिलती है कि हम लोग सीखते हैं? वेरी गुड। मैंने अभी बताया भावनाएं और फीलिंग हम सीखते हैं। तो शर्म क्यों सीखते हैं? अब किसी को बोलते डांस करने गए, तू डांस करा ना, लेकिन मन तो करता है डांस कर लूं, बाद में जाके पछताते अगर थोड़ा सा ठुमका लगा लिया तो मजा आ गया होता। तो ये हम सीखते हैं समाज से। तो हम लोग जो शर्म सीखते हैं, इससे उभरना कैसे है ना? वो 21 दिन का अभ्यास बताया मैंने आपको, टूल्स पहले बता दिया है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, आपको किसी चीज से शर्म आती है, तो आप उस डर का सामना करो। किसका? अगर लड़कियों के लिए, बाद में मैं लड़कों पे आऊंगा, है ना? लड़कियों के लिए कोई लड़का बार बार आपको छेड़ रहा है या तंग कर रहा है, तो क्या होता है? डर लगता है कि इस पता नहीं क्या कह रही। आजकल तो एसिड अटैक का भी डर है ना? डर लगता है। लेकिन जिस दिन आप उसके सामने खड़े हो जाओ और उसको बोलो, अगर तूने मेरे को दोबारा ऐसे छेड़ा तो इसका इल्जाम जो भी होगा वो बहुत बुरा होगा। इसका इल्जाम, हाँ, इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा बहुत बुरा होगा। आप उसको चैलेंज करते हो, आप थोड़ी देर के लिए हाथ पैर तो फूल जाएंगे मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन अब क्या हुई? लेकिन जब आप उसका सामना कर लोगे तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। ऐसे ही लड़कों के लिए, अगर लड़के ये सोचते कि मुझे डांस करना या 10 लोगों के बीच में बोलने का डर है, लेकिन अगर आप उसका अभ्यास करते हो, 10 लोगों के सामने बोलने का रोज अभ्यास करते हो, तो एक समय वो डर आपका क्या हो जाएगा? जब पहली बार आपने प्रेयर या असेंबली कराई होगी जिस किसी ने भी, उसके भी हाथ पैर फूल रहे होंगे। लेकिन जब वो निरंतर अभ्यास करता है तो आज की डेट में वो क्लास को पूरा कमांड करता है। वेरी गुड। अब एक चीज और, क्योंकि जब मैंने लड़कियों को बोल ही दिया है तो लड़कों को भी उतना ही आता है। आजकल जितना लड़के लड़कियों को तंग करते हैं, उतनी ही लड़कियां भी लड़कों को तंग करती हैं। उसे कहते हैं ब्लैकमेल। और कानून में दोनों लोगों के लिए सजा है। हमारे कानूनी सलाहकार नहीं आए हैं, आज वो आते, लेकिन क्योंकि उनका प्रोग्राम था तो आ नहीं पाए, तो वो आप लोगों में किशोर अवस्था में किए गए गलत चीज़ों के बारे में बताते। लेकिन ये समझ लो कि आप दोनों लोगों पे
ये एकदम इक्वली अपोजिट है कि अगर आप इनको तंग करते हो, ये आपको तंग करते हैं, तो कानून में दोनों के लिए सजा है। इस उम्र में जो भी बदमाशियां आप करोगे उसका भविष्य में चल के क्या रिजल्ट निकलेगा ये अभी आपको पता नहीं है। आपका कैरियर भी खत्म हो सकता है। कैरियर क्या है? जो आपको बनना है। समाज में जो बुराई होगी वो तो अलग है ही, परिवार में तो हमारे यहाँ तो है ही कि परिवार में बहुत बुराई होती है। और दूसरी चीज, अगर आप किसी की रेस्पेक्ट करते हो, किसी लेडी की या किसी लड़की की, तो ये रेस्पेक्ट कोई चमचागिरी या चापलूसी नहीं है, गुलामी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको आपकी माँ ने एक बेहतरीन तरीके से पाला है। आपकी माँ एक बेहतरीन औरत है या लड़की रही है जिसने आपको रेस्पेक्ट करना सिखाया है कि दूसरी लड़की या बहनों की कैसे रेस्पेक्ट करनी है। वही तो सर, अपने बहन को बहन नहीं समझते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई कमेंट्री नहीं है, ये एक चीज है। अगर किसी भी तरीके का कमेंट करना, लिखना, ये मोलेस्टर कहलाता है। और किसी भी तरीके की टिप्पणी, इशारेबाजी करना, अजीबोगरीब आवाज निकालना जिससे कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, ये चीज लड़कियों में भी होता है। अगर आप लड़कों को ऐसे छेड़ते हो, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सब जगह होता है, तो ये दोनों तरह का मोलेस्टर कहलाएगा और कानून में दोनों के लिए सजा है। तो आपके क्या हुए सपने? पढ़ाई छूट गई। अब आप कुछ बनना चाहते थे, लेकिन अब क्या बन जाओगे? आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखते हो, समाज में बहुत एग्जाम्पल है। तो आप वो एग्जाम्पल ना बनो, वो उदाहरण ना बनो, तो ये कोशिश करो। तो मैं वापस आता हूँ, 21 दिन का अभ्यास है। किसी भी डर, किसी भी घबराहट या जो नई चीज सीखनी है उसके लिए 21 दिन का अभ्यास कर सकते हो, राइट? इसके लिए फिर से मैं बताता हूँ, आचार, विचार, व्यवहार और जो खाना है, ये सब आपको अच्छा करना है। क्या है? और ये सब किससे आएगा? अभ्यास से। किससे आएगा? वेरी गुड। तो ये अभ्यास का चीज यहीं खत्म करूं? तो एक काम करो, अभ्यास को बाय बाय करें, ताली बजाएं। वेरी गुड। ये लास्ट होगा बट नॉट लिस्ट। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो जो लोग वीडियो वगैरह, इंटरनेट वगैरह चलाते हैं ना, चलाते हो? कितने लोग चलाते हो? वेरी गुड। और कौन है? ये चुटकी बजाने कितनों को आता है? बजाओ। जब पहली बार बजाया होगा तो डिफिकल्ट रहा होगा ना, लेकिन आज बजाते हो, ये अच्छी चीज है। लेकिन सबके सामने नहीं, मना बोलेंगे चुटकी ले रहा है। ठीक है? तो जैसे आपने ये चीज सीखी है ना, ऐसे आपको पढ़ाई भी सीखनी है। अब इंटरनेट, आज की डेट में आप सभी लोग घर में इंटरनेट यूज करते हो, मोबाइल भी यूज करते हो। कई लोगों को पिटाई भी पड़ती होगी जो फ्री फायर और पबजी खेलते होंगे। ठीक है? कोई भी चीज बुरी नहीं है। क्या नहीं है? जैसे माचिस की तीली होती है ना, अगर उसे दिया जलाए तो अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। क्यों? क्या? वेरी गुड। लेकिन अगर मैं उसे बम जलाऊं तो? हाँ? लेकिन अगर दिवाली में जलाऊं तो अच्छा रहेगा ना? सामान एक है, इस्तेमाल अनेक है। अच्छा भी बुरा भी, डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है, राइट? यस सर। अगर उससे सिगरेट जलाए तो अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी है। कितनों या सिगरेट या तंबाकू खाने के चक्कर में या उनको बड़ा अच्छा लगता है, या कितनों के घरों में लोग तंबाकू और सिगरेट खाते पीते हैं? खाते हैं आपके घर में? तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? क्यों? वो बोलते होंगे जब तक है रगड़म ना तब तक पैखाना ना जाए, ऐसा बोलते हैं। या फिर सिगरेट पीने वालों के पास 1001 रीजन होते हैं, दारू पीने वालों के पास 1000 होते हैं। अगर आपके पास तनाव है तो आप वो रास्ता नहीं अपनाओगे, क्योंकि उनके लिए जो लोग इसकी आदत पाल चुके हैं, चाहे किसी भी तरीके को, बहुत डिफिकल्ट है उनका छुड़वाना। क्यों? क्योंकि यही अवस्था है जहाँ पे आप चीजों को छोड़ सकते हो या सीख सकते हो। तो अगर इस अवस्था में आपने नशाखोरी अपना ली है तो आगे चल के आप जो है नशाखोरी छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप बीमार रहने लगोगे। जैसे ही पता चला शराब छोड़ना तो पहले बीमार पड़ जाओगे, और पैसा और समय जो खर्च हुआ वो अलग। तो अगर तनाव हुआ तो तनाव से निकलने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या तरीके थे? क्या चीज बोलो बेटा? अपने पे संयम रखो। वेरी गुड। संयम रखना है,
ताली बजानी है, मेडिटेशन करना है और लाफ्टर थेरेपी। क्या है? लेकिन कोई हंसता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, सब मुस्किया रहे हैं। मुस्कियाने और हंसने में फर्क होता है। तो एक काम करते हैं, पहले बार हंस के एक प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? करोगे? करोगे आप लोग? यस सर। कितने लोग सीरियस हैं? ये जो बच्चा है ना, ये आ जाए, लाल लाल आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, अरे अरे आ जाओ। देखो फिर वही बात, आप उसको ढकेल रहे हो, मतलब आपकी इच्छा ही नहीं है करने की। और आपको बनना है बड़ा नेता, बिग नेता, आपको बनना है डॉक्टर या फिर आपको साइंटिस्ट। लेकिन अपनी टीम को लीड कैसे करोगे? अपनी टीम को रिप्रेजेंट कैसे करोगे जब बोल ही नहीं पाओगे? आ जाओ, आप अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल, आ जाओ। पीछे बैठ के हाथ ऊपर करना आसान है, लेकिन फ्रंट में आके बोलना, लेकिन इन्होंने हिम्मत की है। ताली तो बजाओ। अरे इधर आ जाओ। आकाश के लिए एक और जोरदार ताली। वेरी गुड। आकाश, हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, मेरी बात ध्यान सुने। जो यहाँ बात करेगा वो इधर आके हंसेगा मेरे साथ, वो भी बिना जोक का। कोई चुटकुला नहीं होगा, है ना? कोई कॉमेडी भी नहीं होगी। बिना कॉमेडी के हंसना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत परेशानी आने वाली है और उसको हंस के निकालना है। कैसे? रोज परेशानी आती है, रोज कोई ना कोई परेशानी रहती है। अभी घर जाते कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती है, तो ऐसी परेशानी को हंस के निकालना है। लेकिन वो उसके सामने नहीं हंसना जो परेशानी है, साइड में जाके हंसना, वरना बहुत पिटोगे। यहाँ तो लोग समझेंगे नहीं क्यों हंस रहे हो, वो पीट देंगे, है ना? तो ये तय करना है कि हमने को बच के रहना है ना। चलो हंसोगे ना, गर्दन क्या नीचे करके रखो यार, ऐसे मतलब अच्छी तरह खड़े हो, कॉन्फिडेंट के साथ। शाबाश। तो 3 के साथ ये पहले हंसेंगे। नहीं, कोई नहीं हंसेगा। जो हंसेगा फिर उसको सबको हंसना पड़ेगा, बिना जोक का। अच्छा, आपको हंसने नहीं आ रहा, मैं हंस दूं? मैं हंसूं पहले? चलो मैं ही हंस देता हूँ। पहले मैं हंसूंगा 3 की हंसी के साथ, फिर ये हंसेंगे, फिर हम दोनों हंसेंगे, और जब हम दोनों हंस लेंगे तो सब लोग हंसेंगे। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। हंसोगे ना? वेरी गुड, ये लड़का बहुत अच्छा है। चलो हंसो, मैं हंसूं 3 के साथ। 1 2 3। अब इनकी बारी हंसेगी। नहीं, ऐसे नहीं, खुल के। जब आप हंसोगे तो पूरे अंग हंसेंगे, आपका दोनों हंसेंगे। ये तो मुस्की होगी, ये तो मजे लेने वाली हंसी। ऐसी हंसी नहीं आएगी जब हाथ पैर कांपते हैं, तब तो लगता है कैसे भागूं मैं, अपनी इज्जत बचाऊं। जैसे अभी ये कोशिश करते हैं। इससे ये सारे तो तुम्हारे दोस्त हैं। बताओ जिसको देख के हंस रहे हो उसको बुला ले। जो हंसेगा आप उसको यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि जब हंसने की बारी आएगी तो हंसी नहीं निकलेगी, तब मुस्की मारोगे। वो आपका दोस्त है तो ठीक है, उसको बुलाने के लिए पहले आपको हंसना पड़ेगा। चलो ये हंसेंगे, है ना? ताली बजाएंगे। 1 2 3। यही अभ्यास करना है, यही प्रैक्टिस है। आपने पहली बार टूल्स तो समझ नहीं आएगा कि चम्मच है, किसी को करते देखेंगे तभी ना है ना। तो मैंने करके दिखाया हंसने का, तो हंस दो, इसमें कोई शर्म नहीं है, ये इलाज है। ऑल द बेस्ट भैया। भैया साथ घर के एक ही घर के हो? सीनियर हैं? यस सर। चलो फिर तो भैया, अब तो तुम्हें हंसना ही है। चलो, और रावण वाली हंसी चीखना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, यही तो डर निकालना है। ये जो पैर कांपना, दिल घबराना, हमें इसी के ऊपर आना है अच्छे कामों के लिए। कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो भी ऐसी हाथ पैर कांपेगा, है ना? किसी बड़े अधिकारी के पास जाते तो हाथ पैर कांपता है, पुलिस को देखते कांपता है, क्योंकि डरा के रखा है। किसका डर कांपता है? पुलिस के सामने, दरोगा साहब के सामने गए तो हाथ पैर कांपने लगता है। नहीं लगता ना? कौन है वो बच्चा? ये आवाज आई, बड़ी अच्छी सी आवाज है तुम्हारी। वेरी गुड, ताली बजाओ। ऐसे सारे डर के ऊपर निकलना है, तो आप अभी डरो मत। इतनी हिम्मत तो मिल गई, अब कितनी चाहिए? एक बुरा और लो। नहीं, उसको नहीं, आपको खुद लड़ना है। वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। वो क्या जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा?
पैदा होने पे तुम्हारे साथ था वो? नहीं था ना? मैंने अभी क्या बताया, आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हो। आपको कुछ भी करना है तो अकेले करना है ना? तो हंसना भी किसको है? उसे नहीं, तुम्हें भी हंसना है। चलो प्लीज 1 2 3 चलो मेरे साथ हंसो, कोई बात नहीं, मेरे साथ हंसो। मेरे क्या सीन निकले हैं क्या? क्या मेरे पे कांटे लगे हैं? मैं डरा रहा हूँ क्या इनको? तो एक काम करते हैं, अगर कोई बात नहीं, यही तो सीखना है, दिल खोल के हंसो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं और ये दोनों मिलके करेंगे। आप मेरे साथ करोगे? कौन है? मैं कौन? वॉलंटियर कौन? आ जाओ, चलो बैठो बैठो। देखो ये हो सकता है कि अभी आपको मौका मिला, कई बार हमारी जिंदगी में मौका मिलता है और हम अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, बाद में हम दोबारा उस मौके की कोशिश में रहते हैं और वो मौका नहीं मिलता। तो जब मौका मिले तब अपने आप को साबित करो, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ और इसको आप घर पे जाके शीशे में देख के भी या खुद से भी कर सकते हो। और ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, हंसना ही तो है। मैंने आपको छत से कूदने के लिए तो बोला नहीं, या तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो बोला नहीं। मैंने एक सिंपल सा आसान सा तरीका बता रहा हूँ जो आप कहीं पे भी कर सकते हो। मेडिटेशन करना, ताली बजाना, हंसना, ये इजी तरीके है ना। चलो आप हंसोगे? क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ के लिए ताली बजाओ। चलो आरिफ आप इधर देखें और टीम के साथ 1 2 3 वेरी गुड, नॉट बैड। अब आरिफ और मैं और पूरी क्लास हंसेगी। उसके बाद मैं आपको एक लास्ट ट्रिक दूंगा कि कैसे पढ़ाई में मन लगाएं। क्या ये इम्पोर्टेंट है ना? कितने लोग रीडिंग करते हैं? और उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। और जिसका रीडिंग करने का मन ना हो वो कुंजी से पढ़ेगा ना, तो उसमें भी नींद आएगी, क्योंकि रीडिंग हैबिट तो है नहीं ना। तो रीडिंग करना पड़ेगा ना कुंजी से भी। क्या कुंजी चलती है कि गाड़ी चलती है? कुंजी चलती है। चलो ठीक है, आप और मैं और पूरी क्लास कंपटीशन करोगे? ठीक है। लड़कियां, ये लड़के सुस्त है। एक काम करते हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल्स कंपटीशन करा देते हैं हंसने का। पक्का? तो पहले लड़कियां हंसेंगी, फिर हम दोनों। 1 3 पे 2 चीखना नहीं है, 3 बहुत बढ़िया, ताली बजाओ यार। अब आप लोगों की बारी है, फिर इस बार हमारी बारी आएगी, हारना नहीं है ना? चलो बॉयज 1 2 3 चलो कोई नहीं, इतना भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट चांस में कोई भी चौका नहीं मारता है, वो ऐसे शॉट मारता है। बस है ना? वेरी गुड। अब आप और मैं करेंगे। चलिए हम लोग हंसते हैं ना, फिर बताना कौन जीता, आप लोग बता देना। 1 2 3 अब आप तीनों, हम लोग तीनों लोग मिलकर करते हैं, क्योंकि हम सब ऐसे टीम काम कर रहे हैं ना। कोई जीत हार नहीं होता इस दुनिया में, कोई जीत हार नहीं होता। जब तक आप मैदान में हो तब तक सब जीते हो। हार तो उसकी होती है जो मैदान में कोशिश करना छोड़ देता है। हम सब कोशिश कर रहे हैं ना? चलो 1 2 3 वेरी गुड, वेल डन। और इसके लिए लास्ट नॉट द लीस्ट, आखिरी है, लेकिन ये मतलब लास्ट है, मतलब अंतिम है, लेकिन आखिरी नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इंटरनेट पे रोक दी थी। अगर आप इंटरनेट चलाना जानते हो तो वहाँ पे आपको अपने स्ट्रेस को या तनाव को या फिर आपके अंदर आने वाले इमोशंस को या भावनाओं को कंट्रोल करने के हज़ारों तरीके हैं। क्या है? जिस तरीके से माचिस अलग अलग लोगों पे व्यवहार करती है, यूज में आता है, ऐसे ही ये औजार अलग अलग हो सकते हैं। तो आप उनको अपनाओ और उसको अपनी जिंदगी में रोज प्रैक्टिस करो। क्या करो? ठीक है। तो इंटरनेट पे आप सलाह भी ले सकते हो, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो,
या फिर आपके आने वाले भविष्य को लेकर हो, ठीक है। और लास्ट पढ़ाई का, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत डिफिकल्ट है, तो जब आप किताब खोलते हो तो किताब खोलते ही आपको आएगी नींद। तो किताब पढ़ने से पहले जो भी पाठ आप पढ़ रहे हो या जो भी किताब पढ़ने का मन है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का हो, उसका जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो इंफॉर्मेशन आप निकालो। वो कैसे हो सकता है? दोस्तों से, टीचर से, आस पड़ोस में, या देखो कि आपके उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। जैसे कि अगर बारिश होती है तो बारिश का क्या फिनोमिना है, क्या क्या चीजें उसमें लगती हैं, या आप लोगों से डिस्कस करो, जानने की कोशिश करो। जब आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, या फिर आप किताब में लिखे हुए क्वेश्चंस पे जाओ। किस पे? जो अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट का प्रश्न क्या हो सकता है, तो किताब के पीछे क्या लिखे रहते हैं? प्रश्न, या फिर उस किताब का प्रस्तावना, उसको एक बार पढ़ ले और वो क्वेश्चंस पढ़ ले। और उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ने जाए तो उसमें क्या पढ़े? कीवर्ड्स। क्या है? कीवर्ड्स। जो ब्लैक बोल्ड पॉइंट्स में लिखे रहते हैं या प्रमुख बिंदु, उनको सिर्फ पढ़े। और जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद आप उसकी रीडिंग करो। क्या करो? रीडिंग करने के हर 15 मिनट पे आप लोग ब्रेक। क्या करो? ब्रेक का मतलब ये नहीं कि चली गई नहीं तो चली गई नहीं। ब्रेक का मतलब है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वहां से उठो, थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच करो, पानी वानी पियो और वापस पोजीशन पे आ जाओ और फिर कंटिन्यू करो। इसे कहते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब नहीं कि घंटा 2 घंटा चले ही गए, और चलेगा तो किताब खुला ही रहेगा, ठीक है। तो हर 15 मिनट पे ब्रेक लो। और ये एक तरीका है। जो दूसरा तरीका पढ़ाई का है वो है कि आप अपनी बॉडी को बताओ एक निश्चित समय पे, एक निश्चित स्थान पे, दिन की रोशनी में कहाँ पढ़ना है। अगर आप बिस्तर पे पढ़ते हो तो बिस्तर पे आएगी नींद। खटिया में बैठे रीडिंग करने तो मुंह पे किताब गिरी और आप सो गए। तो अगर पढ़ने की हैबिट डेवलप नहीं करते हो तो आप पूंजी भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। इसीलिए एग्जाम के समय में चीजें आपको जल्दी याद नहीं होती हैं, क्योंकि आपका रीडिंग हैबिट है नहीं। रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें दिमाग एकाग्र हो जाता है। जब हम मेडिटेशन कर रहे थे 1 मिनट हमें कितना बड़ा हो गया, लगा कितना टाइम हो गया। ऐसे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो 5 मिनट या 2 मिनट बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि दिमाग वहीं पे फोकस करता है और फिर दिमाग आपके साथ खेलता है। वो बोलता है सुसु लग गई, पेशाब लग गया, भूख लग गया, सामान लेना भूल गए, उससे मिलना था, ये काम था, वो काम था। तो आपको ये अभ्यास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीडिंग का सेशन भी खत्म होता है। मैं चाहूंगा कि प्रधान जी मन संभालें। प्रधान जी अपने 2 शब्द यहाँ बोले और आपको बताइए कि प्रोग्राम कैसा लगा। हाँ, पहले प्रबंधक जी हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग जो है अपना अमूल्य समय दे करके आगंतुकों की बात बहुत शांतिपूर्वक सुन रहे थे, इसलिए सबको धन्यवाद। और डॉक्टर साहब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताए, और दूसरे डॉक्टर साहब जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बड़ी उपयोगी बातें बताएं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप बताई बातों पर ध्यान देंगे और अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब को समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि बच्चे इनकी बातों का अनुकरण करेंगे। जितनी अच्छी अच्छी बात बताए हैं, उन बातों को अगर आप लोग ग्रहण करोगे तो आपके लाभ में होगा, आपके हित में होगा, समाज सुधारक बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे। डॉक्टर राजेश तिवारी जी भी इतना समय दिए, उनके लिए भी बधाई। आप लोग एक ताली बजा दीजिए।